समय सॉफ्टवेयर खुद भी हैवी है ना, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग चल स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो हम वॉल लोड को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम ब्रेक में जाते हैं। 1 बजे ब्रेक है आपकी? अच्छा, तो इसको मैं करता हूँ, सेलेक्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप में हम क्या करेंगे, बीम्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डीसेलेक्ट स्टोरीज, ठीक है। और इसमें हम बाकी को डीसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। डीसेलेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी हमारी इंटीरियर बीम भी है, तो इसको भी हम फिर डीसेलेक्ट करेंगे मैनुअली। जो मैंने लास्ट तरीका बताया था विंडो वाला, वो इजी है, उससे आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने डीसेलेक्ट कर दिया, ठीक है। हम जाएंगे असाइन, असाइन में फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और यहाँ पे पैरापेट लोड आ जाएगा, ठीक है। ये 0.135 और ये रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड। अब देखिए इसमें ऑलरेडी लोड लगा हुआ है, तो मैं ऐड टू एग्जिस्टिंग करूंगा तो वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे तो सिर्फ वन टाइम लोड ही लगेगा, ठीक है। तो ये आपका वॉल लोड भी लग गया, ठीक है। इसके बाद हम जो है लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करेंगे और फिर हम जो है अपना मास सोर्स एंड डायफ्राम असाइन करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस के बाद कुछ चेक्स है वो देखेंगे और फिर उसको डिजाइन में लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप रिज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है आपका डिफाइन करना लोड कॉम्बिनेशंस का, ठीक है। तो लोड कॉम्बिनेशंस के लिए हम जाते हैं डिफाइन में, डिफाइन लोड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब इसमें ऐड न्यू कॉम्बो में हम जाएंगे और यहाँ पे एक आप मैनुअली इसमें ऐड कर सकते हैं, दूसरा आपके पास डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बोज अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर में। इसमें कंक्रीट फ्रेम डिजाइन है, कंक्रीट शेयर वॉल डिजाइन है, स्लैब डिजाइन है। तो ये तीनों आप लगाएंगे जब आपने बीम्स एंड कॉलम्स को मॉडल करने हो, उसको डिजाइन करना हो, फिर आप फ्रेम डिजाइन पे जाएंगे। जब आप शेयर वॉल के लिए करेंगे तो फिर शेयर वॉल डिजाइन की कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ठीक है। और स्लैब के लिए फिर आप स्लैब डिजाइन लगाएंगे। अभी हम फ्रेम कर रहे हैं तो हम फ्रेम डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ पे इसमें जो ऑप्शन है कन्वर्ट टू यूजर कॉम्बिनेशन एडिटेबल, इसमें यह है कि फिर आप जब इसको चेक करेंगे तो आप इसको फिर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास अगर ये देखें तो बाय डिफॉल्ट कुछ कॉम्बिनेशंस आ गए हैं, ठीक है। अब इसमें हम मॉडिफाई में जाएंगे तो आपके पास देखिए 1.4 डेड लोड हम जो इसमें मैंने आपको शो भी करवाया यहाँ पे, ये देखिए 1.4 डेड लोड, ठीक है। ये वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गई। तो इसको फिर हम मॉडिफाई में जाएंगे तो आप इसमें 1.2 1.6 जो हम यूज करते हैं अपने कंक्रीट डिजाइन में, वो वाला कॉम्बिनेशन है, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कोड ही कहता है कि जहाँ पे लेटरल लोड हो, अभी विंड है और अर्थक्वेक है, यहाँ पे ये जो है अभी इसमें ये जो नंबर 1 पॉइंट है, ये अगर आपको क्लियर नजर आ रहा है तो ठीक है, और मैं पढ़ लेता हूँ। ये कहता है कि फैक्टर लोड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय 1.1 फॉर कंक्रीट एंड मेसनरी वेयर लोड कॉम्बिनेशन इंक्लूड साइज्मिक फोर्सेस, ठीक है। अब साइज्मिक फोर्सेस आपकी अर्थक्वेक है, अब इसमें विंड जो है ना, तो दिस इज नॉट अ साइज्मिक फोर्स, तो इसमें फिर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब जो जहां पे अर्थक्वेक आ रहा है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर विंड आ रहा है, तो इसको आप नहीं छेड़ें। आप यहाँ पे दूसरा भी इवेंट का आ रहा है, मैं अर्थक्वेक वाला देखता हूँ अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अर्थक्वेक -x आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि -1.1 से मल्टीप्लाई करना, आपने सब कॉम्बिनेशन को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसको क्या करेंगे, स्टेरिक 1.1, ठीक है। या आप यहाँ पे करें या कैलकुलेटर पे करके हमें वैल्यू पुट करें, तो 1.43 हो गया। ये भी 1.1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1.43 हो जाएगा, ये भी 1.43 हो जाएगा, ये भी 1.43 हो जाएगा, ये 1.1 हो जाएगा। हम फिर इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अर्थक्वेक जहाँ पे आएगा जिस कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सारे फैक्टर्स हैं, इसको अपने 1.1 से मल्टीप्लाई करना। अब जो यहाँ पे -1 है, तो ये अपने साइन कन्वेंशन के साथ या मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये -1 इंटू 1.1 होगा। जहाँ पे -1.3 है, तो वो -1.3 इंटू 1.1 हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये आपने सब में फिर करना होगा, तो थोड़ा सा ये लेबोरियस काम है, ये आपने फिर परफॉर्म करना होगा। अभी टाइम की वजह से मैं सब पे नहीं जाता, आपको सिर्फ आइडिया मैंने दे दिया है, फिर आप इसको
अपने एंड पे फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है काइंडली बताएं, फिर मैं सर्विस लोड को बताता हूँ। जी सॉरी, ये कोड बता रहे हैं ना, ये मैंने आपको जो बताया है, ठीक है। ये बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2007 वर्जन और प्लस यूबीसी 97, दोनों में ये चीज है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कुछ सिलेक्ट किए हैं, सारों पे अगर मैं जाऊंगा टाइम बहुत लगेगा, आपकी बाकी चीज रह जाएगी, तो इसलिए आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, यही मेथड हुआ, ठीक है। सिर्फ आपने हर किसी को देखना है, और इसमें जहां पे अर्थक्वेक आ रहा है ना, अर्थक्वेक पॉजिटिव एक्स, अर्थक्वेक नेगेटिव एक्स, अर्थक्वेक पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, उस पे सिर्फ आपने करना, बिंड वाले पे नहीं करना, ठीक है। अब ये जो है ना 0.8 को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 1.1 के साथ, ठीक है, तो ये सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं कर रहा सारे, आप फिर इसको खुद कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सर्विस लोड कॉम्बिनेशन है वो हम यूज करते हैं फॉर एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ द फुटिंग। तो हम एक कॉम्बिनेशन इसमें मैनुअली भी ऐड करते हैं, उसको हम कहते हैं सर्विस लोड। तो उसमें आप जितने लोड हैं सर्विस लोड ले लेते हैं विदाउट फैक्टर। तो इसमें आपके पास डेड आ गया, फिनिशेस आ गया, आपके पास लाइव आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। ये सारा आप इसमें प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। फिर जब हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं ना, तो इस कॉम्बिनेशन से फिर हमें साइज ऑफ फुटिंग हम फिर उसको यूज करते हैं और फिर अपने डिजाइन को चेक करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि वो एस्टिमेशन ऑफ साइज है, वो एक्चुअल डिजाइन नहीं। एक्चुअल डिजाइन अगर आपका उसमें फेल होता है फिर आप उसको चेंज करेंगे, ठीक है। ये जस्ट साइज ऑफ फुटिंग के लिए हम करते हैं कि इससे हम ट्रायल साइज सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के बाद हमारा जो अगला स्टेप है डिफाइन द मास सोर्स। मैंने बताया था कि ये दो स्टेप्स अगर आप नहीं करते हैं तो आपके जो डिजाइन है वो अर्थक्वेक के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ ग्रेविटी के लिए होगा। तो हम डिफाइन मास सोर्स में करते हैं, ठीक है। डिफाइन में जाएंगे और यहाँ पे मास सोर्स है, ठीक है। मॉडिफाई शो मास सोर्स में जाएंगे। अच्छा, इसमें आपने इन दोनों को अनचेक करना है, सिर्फ स्पेसिफाइड लोड पैटर्न को आपने चेक करना है, ठीक है। इसमें आप डेड लोड ऐड करें, इसमें आप फिनिशेस ऐड करें, इसमें आप फिनिश में जितने लोड हैं वॉल पैरेट सारा, और लाइव लोड को आप 0.25 लें, ठीक है। ये इसमें हम करते हैं फॉर मास सोर्स 25% ऑफ द लाइव लोड, और बाकी जो डेड लोड है वो हम लेते हैं, ठीक है। अभी आप कहेंगे 25% क्यों लेते हैं, ये भी कोड बेस्ड है, यूबीसी 97 में क्लियरली डिफाइंड है। यहाँ पे शायद मैंने वो स्लाइड लगाई हो या ना लगाई हो, लेकिन आप उसको देख लीजिएगा। कहीं पे है, ये देखें नहीं, डेड एंड लाइव, ओनली डेड एंड लाइव, ठीक है। अर्थक्वेक नहीं करते हैं इसमें। अच्छा, फिर आपके पास है अगला स्टेप डिफाइनिंग द डायफ्राम, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट में डायफ्राम, याद रखिएगा हमेशा जब डायफ्राम की बात करेंगे तो इट मींस द स्लैब्स। तो सेलेक्ट में जाएंगे ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है, और फ्लोर्स सेलेक्ट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, असाइन शेल, यहाँ पे डायफ्राम्स। डायफ्राम्स में आप यहाँ पे D1 को सेलेक्ट करें और मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई शो डायफ्राम। इसमें एक रिजिड है, एक सेमी रिजिड है। तो आरसीसी स्लैब है तो हम रिजिड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ट्रस हो या कोई कंपोजिट स्ट्रक्चर हो फिर आप सेमी रिजिड पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम रिजिड पे जाएंगे, इसको रिजिड कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है, इसको अप्लाई कर देंगे। तो आप देखें आपके पास चूंकि सिमेट्रिकल है तो बिल्कुल सेंटर में वो पॉइंट आ गया। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर होता तो थोड़ा सा आपको आगे पीछे हो जाता। अभी बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो बिल्कुल सेंट्रॉइड पे आ रहा है। तो ये आपको सेंटर मास डिफाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर आप चाहते हैं कि ना नजर आए तो आप अनडिफॉर्म शेप पे क्लिक करें तो ये गायब हो जाएगा। फिर अगर आप इसको परमानेंट देखना चाहें तो ये सेट डिस्प्ले ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से डायफ्राम का ऑप्शन होगा, डायफ्राम शेल में जाएंगे, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे कहीं है डायफ्राम एक्सटेंड, ठीक है, अदर स्पेशल में, तो ये आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये परमानेंटली आपको शो हो जाएगा। फिर आप इसको दोबारा अनचेक करें तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है जी। ओपनिंग अगर हो बीच में, स्लैब ओपनिंग हो, ठीक है, ओपनिंग तो होगी ना, उसमें तो कोई मशीन। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ओपनिंग आ जाए, यहाँ पे मैं ओपनिंग ड्रॉ कर देता हूँ, ये
ठीक है। फिर भी जी, अभी डायफ्राम जब मैं असाइन करूंगा तो थोड़ी सी उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, सेंट्रॉइड में नहीं आएगी, क्योंकि वो थोड़ी सी वो आ गई है ना, ओपनिंग आ गई है, अनसिमेट्रिकल हो गया है थोड़ा सा, तो इस वजह से आएगी। ओपनिंग ऐसे असाइन करते हैं, ओपनिंग लगा के, ओपनिंग का ऑप्शन लगा के जहाँ पे अपने ओपनिंग ड्रॉ करनी है उसको आप कर सकते हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम मैशिंग करेंगे अपनी, ठीक है। हमारे पास इसमें वॉल्स नहीं तो सिर्फ स्लैब को हम मैश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप, और यहाँ पे हम यहाँ पे फ्लोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप मैशिंग के दो तीन तरीके हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। एक आपका एनालाइज है, इसमें आप जाएंगे ऑटोमेटिक मैश सेटिंग फॉर फ्लोर, इसमें आप कर सकते हैं। दूसरा है असाइन, शेल, फ्लोर, ऑटो मैश ऑप्शंस, ठीक है। दोनों यूज होते हैं, कोई भी कर सकते हैं आप। तो मैं इसमें एनालाइज में जाता हूँ और ऑटोमेटिक मैश सेटिंग फॉर फ्लोर्स, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैश कर देता हूँ। मैं उसका साइज ऐसा रखूंगा कि, अच्छा दोबारा करता हूँ, ठीक है। मैं मैशिंग मैंने करनी है तो मैं जाऊंगा सेलेक्ट में, ठीक है। पहले आपने सेलेक्ट करना है जो ऑब्जेक्ट आप जिसको मैश कर रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट में हम जाएंगे, यहाँ पे फ्लोर्स कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। फिर आप एक एनालाइज में, यहाँ पे ऑटोमेटिक मैश सेटिंग फॉर फ्लोर्स हैं, ठीक है, एंड फॉर वॉल्स भी। अगर आपके पास वॉल्स हो तो वो आप यहाँ से करेंगे, और यहाँ पे फ्लोर्स भी करेंगे। इसमें अगर आप नॉन लीनियर प्रॉपर्टी असाइन करना चाहते हैं तो आप नॉन लीनियर हिंजेस भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास असाइन में जाएंगे, शेल, फ्लोर, ऑटो मैश ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, इसमें आप मैश ऑब्जेक्ट इनटू जितने नंबर्स में आपने उसको मैश करना है, ठीक है। तो उससे जो दूसरा है वो बेहतर है, उसमें आपको मैश साइज पता चल जाता है। अगर आप उस पे जाते हैं तो एनालाइज में ऑटोमेटिक मैश सेटिंग फॉर फ्लोर, तो उसमें आपको साइज पता चल जाता है। तो इसको आप बहुत ज्यादा अभी देखें आपके पास 12 फीट का स्पैन है, दूसरा भी 12 फीट का है, तो अगर आप इसको 3 फीट करते हैं तो इट्स ओके। अगर आप 1 फीट करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी मैशिंग, तो उसको आप अवॉइड करें। तो हम चले 3 फीट पे कर लेते हैं, तो आप इस तरह मैश बन जाएंगे, ठीक है। आपने मैश देखना हो तो यहाँ पे इसमें क्लिक करें और यहाँ पे शेल एनालिसिस मैश, ठीक है, इसको अप्लाई करें। देखिए आपके पास ये मैश नजर आ रहे हैं आपके, छोटे छोटे बॉक्स ये मैश में डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसको आपने, रूल तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जितना आप फाइन मैश पे जाएंगे तो आपके एनालिसिस अच्छी हो जाएगी, और जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। मेरा एक पेपर है, शायद वो कुछ देरों में पब्लिश हो जाए, तो उसमें मैंने इससे बाकायदा काम किया है, ठीक है। तो वो मैं शेयर कर दूंगा, उसमें हमने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया उसमें हमने फ्रेम्स एंड वॉल सबको किया हुआ है, तो उसमें बाकायदा एनालिसिस किया हुआ है कि कितने मैच से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो वो अगर पब्लिश हो गया तो मैं शेयर कर दूंगा उसको लिंक। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम जो पीछे स्टेप्स पे जाते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं। डायफ्राम तो जस्ट आपने ज्योमेट्रिक सेंट्रॉइड के लिए करना है, ठीक है। मैश तो आप एनालिसिस के लिए करें, जब एनालिसिस पे जाएंगे उससे पहले आपको मैशिंग जरूरी है, ठीक है। आप पहले कर ले, कोई इशू नहीं है, करना होगा, डेफिनेटली करना होगा, ठीक है। लोड तो आपने ट्रांसफर करवाना है ना, ठीक। जो आपका शेल एलिमेंट है ना उस पे मैश अप्लाई होगा, चाहे वो वॉल है या वो है आपकी स्लैब है, बेशक शेल थिन हो शेल थिक हो, ठीक है, उसमें अपने करना हो। दोबारा बताएं, अच्छा दोबारा बता देते हैं। डिफाइन में हम जाएंगे मास सोर्स, ठीक है। मास सोर्स में आप डेड लोड और लाइव लोड ऐड करते हैं, ठीक है। लाइव लोड का आप 25% लेते हैं एज पर कोड, और उसमें आपने स्पेसिफाइड लोड पैटर्न को ओनली चेक करना है, बाकी किसी को चेक नहीं करना। अब आप पूछेंगे मास सोर्स क्या है, ठीक है। मास सोर्स आप बिल्डिंग को बताते हैं कि ये मेरा मास सोर्स है, डेड एंड लाइव लोड जो कि बिल्डिंग पे लग रहा है। वो जब आप इसको मास सोर्स की प्रॉपर्टी देते हैं ना, तो फिर आपने देखा होगा आपको वो ज्योमेट्रिक सेंट्रॉइड दे देता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपका डेड लोड है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेड एंड लाइव लोड,
उसका आप इफेक्ट ले रहे हैं बिल्डिंग पे फॉर अर्थक्वेक। अगर आप वो नहीं लेते हैं तो अर्थक्वेक के लिए वो इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली डायफ्राम्स का भी ये है कि आप उसको देखें, इसमें दो चीजें हैं। एक नहीं, वो लोड कम्बिनेशन है, वो अलग चीज है। वो लोड कम्बिनेशन है, वो फॉर डिजाइन यूज होता है, ये फॉर एनालिसिस यूज होता है। इसमें देखिए, आपको मैंने एक चीज बताई है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये एक बिल्डिंग का प्लान है ना, ठीक है। एक को मैंने बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। एक होता है सेंटर ऑफ मास, COM कह सकते हैं, CM कह सकते हैं। सेंटर ऑफ मास जो है ना, वो जब आप डायफ्राम असाइन करते हैं ना, डायफ्राम डायफ्राम की प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, ये जब आप असाइन करें तभी आपको ये कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम ज्योमेट्रिक सेंटर भी कहते हैं, जब आप इसमें मास सोर्स को डिफाइन करते हैं ना, असाइन करते हैं, तभी आपको करके देता है, ठीक है। अभी जब आप इसको असाइन नहीं करेंगे तो ना आपको ये कैलकुलेट करके देगा, ना आपको ये कैलकुलेट करके देगा। वो जो चेक्स है, आप उसमें आप देखेंगे टेबल आपका खाली होगा, ठीक है। इसका बेसिक ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम ये जरूरी कर रहे हैं, वरना वो जो एनालिसिस है उसमें ये इफेक्ट नहीं आता फिर, ठीक है। हम फिर उस जो टॉर्जन इरेगुलरिटी उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर हमने अभी एनालिसिस से पहले हमने एक चीज करनी होती है, एनालाइज में चेक मॉडल, ठीक है। ये जरूर करना होता है कि कहीं पे हमसे ये जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने कोई बीम गलती से पॉइंट पे नहीं लगाई, वो हवा में रह गई, तो यहाँ पे एरर आपको देता है, फिर आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे एरर आ रहा है। तो इसमें सेलेक्ट ऑल करें, ठीक है, ओके करें। थोड़ी देर में आपको बता देगा कि कोई एरर है कि नहीं है। नॉर्मली जब आपके पास आप जब इस तरह ग्रिड लाइन पे काम करते हैं, एरर नहीं आते हैं। जब आप ऑटोकैड से एक्सपोर्ट करते हैं, फिर आपके पास एरर आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जो इस क्रैक वर्जन की वजह से और उनकी आपस में जो लिंकेज है उसकी वजह से थोड़ा सा आपके मेंबर आगे पीछे हो जाते हैं। तो वो आपको बताया था कि ये बीम थोड़ा सा हटा हुआ है, ये आगे पीछे है, या वो कनेक्ट नहीं प्रॉपर। तो उसका ये तरीका होता है, आप मैनुअली उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, उस बीम को दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा सा एक एफर्ट होती है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। फिर आपको इस तरह का नो वार्निंग चेक आएगा। और जब हम स्टेयर केस का स्लैब बनाते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एरर देता है कि थोड़ी सी इरेगुलरिटी है, वो आपको बता देता है ना कि ये मसला। इसी वजह से स्टेयर की केस को नॉर्मली नहीं मॉडल किया जाता। उसका जो डिजाइन है फिर हम एक्सेल शीट की मदद से करते हैं, वही टाइम पीरियड का इशू आता है। तो अभी हमारा मॉडल ठीक है। एक और चीज है, बिफोर गोइंग टू एनालिसिस, यहाँ पे एक ऑप्शन है एनालाइज में, सेट लोड केसेस टू रन, ठीक है। इसमें ये देखें नीचे है कैलकुलेट डायफ्राम सेंटर ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। इसको आपने चेक करना है, ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है। ये अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपको जो सेंटर ऑफ मास वाला जो डेटा है वो रिजल्ट्स पे फिर टेबल खाली नजर आएगा, उसमें कोई एक्शन नहीं होगी। यहाँ से आपने अगर किसी लोड कॉम्बिनेशन को नहीं रन करवाना, आप नहीं करवाएंगे, किसी को करवाना आप करवा देंगे, ठीक है। तो ये जरूरी है कि इसको आप चेक करवाएं, ये रह जाता है हमसे अक्सर, ठीक है। हमारे सारे स्टेप्स पूरे हो गए हैं। अगर आपने मॉडल सेव नहीं किया, आप उसको सेव कर दें। और यहाँ पे ये ऑप्शन है रन एनालिसिस का, ये बटन है, ये प्लेस अप, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको, उससे पहले मैं 3D में क्लिक करता हूँ ताकि मुझे नजर आए। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो रन एनालिसिस, अभी ये थोड़ी देर में आपको एनालिसिस करके दे देगा, ठीक है। आपको फिर मॉडल पता चल जाएगा कि कैसे नजर आता है आपको। जब आपकी मशीन बहुत ज्यादा फाइन होगी तो एनालिसिस में बहुत ज्यादा टाइम लेगा ये, और जब आपकी बहुत फाइन नहीं होगी तो आपको जल्दी एनालिसिस करके दे देगा, ठीक है। तो ये अभी आप देखें, ये आपको डिस्प्ले शेप नजर आ रही है, ये नजर आ रही है आपको, ये अंडर द इफेक्ट ऑफ डेड लोड नजर आ रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम आहिस्ता करता हूँ क्योंकि इसका शोर बहुत ज्यादा होता है। अब अगर इसको आपने एनिमेट करना हो तो अब देखिए डेड लोड का बिहेवियर डाउन होने चाहिए। अगर ये गलती से ऊपर जा रहा है, इट मीन आपने गलत असाइनमेंट की हुई है, ठीक है। अब मैं इसको एनिमेशन को स्टार्ट करता हूँ तो ये देखिए मुझे वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। फिर मैं स्टॉप करता हूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ। सिमिलरली लाइव लोड का इफेक्ट देखें आप, तो ये आपको लाइव लोड का इफेक्ट बता रहा है कि, तो ये देखिए सारा इलास्टिक कर्व की तरह आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पास फिनिशेस का है, उसका भी इफेक्ट सेम है, तो वो भी आपको इस तरह शो होता है, ठीक है। फिर आपके पास अब ये वॉल है, वॉल आपको पता है कि मैंने उस पे बीम्स पे लगाई हुई है, तो वॉल का इफेक्ट आप देखें उन बीम्स पे
आपको डिफ्लेक्शन शो हो रही है, बाकी शो नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे वो बीम्स हैं, वहां पे आप देखें उसकी काफी उसमें डिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास ये पैरापेट का है, तो पैरापेट वॉल टॉप पे हमने लगाई हुई है, देखिए टॉप बीम्स उसकी डिफ्लेक्शन आपको शो हो रही है, नीचे इतनी उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। फिर आपके पास अर्थक्वेक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूँ। जी कोई क्वेश्चन है किसी? ये देखें अर्थक्वेक जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपको नजर आ रही है, वो बिल्डिंग को मूव करवा रहा है, ठीक है। फिर आपके पास माइनस एक्स डायरेक्शन में है, तो माइनस एक्स डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। फिर आपके पास पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये आपको अदर एक्सेस में शो कर रहा है। सिमिलरली माइनस वाई में है, तो ये आपको माइनस वाई में शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास विंड का है, विंड के यहाँ पे 12 केसेस हैं, तो वो उसको विंड के अकॉर्डिंगली भी फिर आपको एनालिसिस करके देता है, ठीक है। तो ये सारे शेप्स आपको नजर आते हैं भाई यहाँ पे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई बिहेवियर अनरियलिस्टिक सा नजर आ रहा है, तो फिर आप अगर अक्सर ये होता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि डायफ्राम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ रिजिडिटी हम नहीं डिफाइन करते हैं, मास फोर्स नहीं डिफाइन करते, अर्थ तो हमें इस तरह कोई डिफ्लेक्शन नजर नहीं आती, बिल्कुल स्ट्रेट पर स्ट्रेट रहता है, वो यही वजह होती है। तो हम इसको फिर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी एनालिसिस जब हमारा हो जाए, तो इट डजंट मीन कि बस हमारा काम खत्म हो गया, हम डायरेक्ट डिजाइन पे जाएं। इसके ऊपर चेक्स हैं, वो हमने अप्लाई करने होते हैं, उसको चेक्स को पास करके हम देखते हैं कि आया हमारा मेंबर्स पास हो रहे कि नहीं हो रहा, फिर हम जाके उसको डिजाइन पे लेके जाते हैं। अब वो चेक्स कौन से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चेक जो है वो लाइव लोड का है। तो लाइव लोड का मैं अगर यहाँ पे लाइव लोड पे जाऊं और यहाँ पे मैं इस ऊपर वाले बटन से एलिवेशन को सेलेक्ट करूं, मैं किसी भी एलिवेशन को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये आपको नजर आ रहा है डिस्प्ले शो डिफॉर्म शेप, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले फ्रेम पियर स्पेंड्रल लिंक फोर्सेस, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं केस सेलेक्ट करता हूँ लाइफ को, ठीक है। दोबारा बताऊं, ये ऊपर जो बटन है डिस्प्ले फ्रेम का नजर आ रहा है, ये इसके साथ जो है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप केस को सेलेक्ट करें लाइव लोड को, ठीक है, लाइव लोड को सेलेक्ट करें और फिल डायग्राम्स और बाकी चीजें आप कर सकते हैं, इसको आप अप्लाई करें। तो देखें, आपको मैंने बताया था कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको शो हो जाती है, तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो कि मुझे नजर आ रही है। इसमें जो आपका लार्जर स्पैन हो या जहां पे आपको लार्जर बेंडिंग मोमेंट नजर आए, आप उस पे अगर ये माउस को करीब लाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, तो ये आपको इस तरह डिटेल एनालिसिस दे देता है, ठीक है। इसमें शेयर फोर्स की क्या वैल्यू है, मोमेंट की क्या वैल्यू है और डिफ्लेक्शन की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है 0.01821 इंच है, ठीक है। इसको आप इजीली फिर हमारा एक फॉर्मूला होता है लाइव लोड का, L/240, ठीक है। आपकी जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो स्पैन लेंथ डिवाइडेड बाय 240 उससे कम होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो इट मींस वो लाइव लोड चेक में फेल हो रहा है। तो हम यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू को ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करते हैं, आपको देखें सारी मेजर माइनर सारी आपको नजर आ रही है, ठीक है, एक्सेल फोर्स में नजर आ रही है। तो इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं, अगर आपने कोई रिपोर्ट बनानी है उस रिपोर्ट में भी इसको उसका प्रिंट लगा के आप लेके जा सकते हैं। तो एक तो ये लाइव लोड चेक हो गया, ठीक है, ये मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन अंडर लाइव लोड, और इसका ये फॉर्मूला है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वैल्यूज आप लेंगे फिर उसको मैनुअली चेक करेंगे, ठीक है। एक एक्सेल शीट बनाने छोटी सी, उसमें देख लें कि कोड बेस क्या वैल्यू है और आपके पास सॉफ्टवेयर से क्या आ रही है, ठीक है। कुछ चीजें आपने मैनुअल करनी होती हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको रिजल्ट देता है, लेकिन आपको कुछ चीज जो लार्जेस्ट स्पैन है आप उसको चेक कर ले तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपको डायग्राम से पता चल जाता है ना कि कौन से फ्लोर में कौन सा क्रिटिकल है। नॉर्मली आपका जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो उस पर ज्यादा लोड्स आते हैं, तो उसमें से आप देख लें कौन सा क्रिटिकल है, उसको देख लें आप, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल L/240 से कोई वैल्यू आ रही है और जो रिजल्ट है वो ज्यादा आ रही है, इट मीन्स कि वो फेल हो रहा है, आपको फिर बिफोर डिजाइनिंग अपने सेक्शन को रिवाइज करना पड़ेगा। सिमिलरली विंड के लिए जो डिफ्लेक्शन है वो L/480 का चेक है, तो आप उसमें देखेंगे कि क्या वैल्यू है। अगर आपके पास वैल्यू कम आ रही है और वो ज्यादा है, इट मींस इट इज ओके, अदरवाइज आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा, एक स्टोरी ड्रिफ्ट होता है, एक स्टोरी ड्रिफ्ट रेशो होता है, क्या फर्क है दोनों में? ड्रिफ्ट का पता है? ड्रिफ्ट जी जी जी, रिलेटिव मूवमेंट जो होती है ना, ठीक है, उसमें देखिए, इसमें देखिए एक फ्लोर है D1 है, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरा D2 है, उनके दरमियान जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड स्टोरी ड्रिफ्ट, ठीक है। और अगर इसको आप फ्लोर हाइट पे डिवाइड करते हैं, इट इज कॉल्ड स्टोरी ड्रिफ्ट रेशो, ठीक है। तो फिर आपको कोड ये बताता है कि जो डिफ्लेक्शन है, एक तो टाइम पीरियड आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, तो हम यहाँ पे जाते हैं डिस्प्ले, और यहाँ पे फोर्सेस सक्सेस डायग्राम, यहाँ पे टाइम पीरियड का भी था, डिस्प्ले ऑप्शन, एक सेकंड, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट में टेबल, अब सैप में अगर आप काम करते हैं तो आपको इस तरह के ऑप्शन नहीं नजर आते, यहाँ पे आपको बाकायदा आप चेक कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई, देखें इसमें आपको जॉइंट डिस्प्लेसमेंट आ गई, इसको आप राइट क्लिक करें, ये आपको शो टेबल शो करता है, इसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से आप लोड केस सेलेक्ट कर लें, अर्थक्वेक करना है, ठीक है, उसका आप बाकायदा फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। फिर आपके पास डायफ्राम सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ से मिल जाती है। फिर आपको कोड बेस उसको चेक करते हैं। फिर आपके पास डायफ्राम मैक्सिमम और एवरेज ड्रिफ्ट है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास ये रेशो आ रहा है, इसमें हम जो लोड केस है वो अर्थक्वेक सेलेक्ट करते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे डेड है, हम इसको अर्थक्वेक के साथ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसको ओके करते हैं, अर्थक्वेक। तो आपको अर्थक्वेक की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, अब ये देखें, ये रेशियो आपको नजर आ रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि रेशियो अगर 1.2 से कम हो तो इट मींस के टॉर्जन इरेगुलरिटी नहीं एग्जिस्ट करती, और वो अंडरस्टैंडेबल भी है, सिमेट्रिकल बिल्डिंग है तो उसमें नहीं है। इसमें फिर आप दूसरा केस देख लें, ये अर्थक्वेक सारे केसेस आप देखेंगे, ठीक है। इस टेबल को आप डायरेक्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट करके फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखें, इसकी रेशो सारी 1.2 से कम आ रही है, तो हमारे पास मसला नहीं है। जब आपके पास ज्यादा हो तो तब आता है मसला। अभी एक्सेल में कैसे इसको इंपोर्ट करते हैं, ये आप राइट क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट टेबल टू एक्सेल, ठीक है, तो ये आपको इन द शेप ऑफ एक्सेल शीट ये एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये ऑप्शन ई टैब्स में है, सैप में नहीं है, तो ये इसका एडवांटेज है, हमें ये फायदा मिल जाता है यहाँ से। तो देखें आपके पास एक्सेल शीट खुल गई है, ठीक है। इसमें फिर आप इस पे वो लगाएं, फिल्टर लगाएं, ठीक है, और यहाँ से अर्थक्वेक के केसेस को सेलेक्ट करें, बाकी को अनसेलेक्ट करें, तो आपको सारी पता चल जाएगी। देखिए रेशो आपको पता चल गई सारी, ठीक है, कि 1.2 से कम है कि ज्यादा है, तो इस तरह आप इजीली इसको आगे लेके जा सकते हैं। फिर आपको वो एसेंट्रिसिटी चेंज करनी पड़ती है, उसके लिए फिर आपको यहाँ पे जो हमने किया था ना, डिफाइन लोड पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे जो हमने किया था, ये ओवरराइट करके हम यहाँ पे एसेंट्रिसिटी ज्यादा कर देते हैं, डिफरेंट ट्रायल्स करते हैं, फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको जी, हाँ डेफिनेटली आप उस पर फिर स्टिफनेस ऐड करेंगे ना, आप देखेंगे कहाँ पे ज्यादा आ रही है। जो आपसे वैसे किसी ने पूछा था ना कि पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, आपने पूछा था शायद, तो यहाँ से पता चलती है फिर कि पॉजिटिव एक्स में ज्यादा आ रही है एसेंट्रिसिटी, नेगेटिव एक्स में ज्यादा आ रही है, फिर हम उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। अगर आपकी वाई में, ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, आपके वाई में कम है तो आप उसको ज्यादा नहीं छेड़ते हैं, जहाँ पे कम है उसको ज्यादा करते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे करते हैं, नहीं 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 नहीं, आप देखें इसमें मटेरियल प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं, सेक्शन साइज भी चेंज कर सकते हैं, कोई और इसमें इनोवेशन कर सकते हैं, कॉलम और ऐड कर दें, बीम ऐड कर दें, वॉल ऐड कर दें, वो मतलब इसमें लंबा प्रोसेस होता है। दोबारा पूछिए। हाँ डेफिनेटली,
वो तो आप ऐड कर सकते हैं ना, एडिट में जाएंगे, एडिट स्टोरेज ग्रिड सिस्टम्स, ठीक है, मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ग्रिड ऑलरेडी डिफाइंड है, बी और सी के बीच में करना है। अभी तो ये असल में लॉक्ड है, मैं इसको अनलॉक करता हूँ, लेकिन चले मैं इसको इसलिए फिर आपको मैं बताता हूँ। इसमें आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और ऐड कर देंगे, ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड करेंगे, अगला ग्रिड डिफाइन कर देंगे, उसकी स्पेसिंग दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं एंड में इसको आपको कराता हूँ, ईजी है, कोई इतना मसला नहीं है। देखिए वो लास्ट ऑप्शन होता है, सबसे पहले आप अपनी जो, अगर आपके पास आर्किटेक्ट ने प्लान दी जो कि फिक्स है, उसको आप नहीं छेड़ सकते हैं, फिर आपको साइजेस पे जाना पड़ेगा, आपको कुछ और इसमें मतलब कोई वॉल शॉल ऐड करनी पड़ेगी, इस तरह कुछ काम करना पड़ता है, स्ट्रेंथ आप ज्यादा कर देते हैं, तो वो हो जाता है, फिर कुछ कुछ ट्रायल्स के बाद हो जाता है। अच्छा ये था स्टोरी मैक्सिमम एवरेज ड्रिफ्ट था, ठीक है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, विंड के केस में, लाइव लोड के केस में, ठीक है, और ये आपको रेशियो बताता है ड्रिफ्ट का क्या होनी चाहिए। फिर आप यहाँ से रिएक्शंस भी ले सकते हैं, जॉइंट रिएक्शंस हैं, डिजाइन रिएक्शंस हैं, ठीक है। फिर आपके पास बेस रिएक्शन भी आप ले सकते हैं, अगर आपने बेस रिएक्शन आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप मैनुअली इसको डिजाइन करना चाहते हैं, तो आपने FZ की वैल्यू को यहाँ से फिर लेना होगा, ठीक है, वर्टिकल लोड को। फिर यहाँ जी 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 बोलिए। अच्छा इसमें एक सेकेंड, वो स्टेप शायद मुझसे मिस हो गया, चलिए पहले आपको ग्रिड का मैं करता हूँ, फिर आपकी बात में आता हूँ, वो हमसे मिस हो गया वो स्टेप। अच्छा एडिट स्टोरी ग्रिड सिस्टम में मॉडिफाई में जाएंगे, आप जो कह रहे हैं ना कि अगला ग्रिड में ऐड करना है, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड का बटन है, ठीक है, ऐड करें, ये ग्रिड आपका ऐड हो गया। अभी आपके ग्रिड पहले 4 थे, अब 5 हो गए हैं, तो आप यहाँ पे क्या करें, ए बी, आप क्या कह रहे थे कि बी और सी के दरमियान एक और ग्रिड आ जाए, तो पहले आपके पास 4 ग्रिड थे ना, 5 आ गए, तो ऑटोमेटिक मैं ऐड करता जाता हूँ, तो आ रहे हैं और ग्रिड्स आ रहे हैं, ठीक है। दरमियान में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं ना, फिर आपको मतलब अगर आपके पास 4 ग्रिड है ना, तो 5 हो जाते हैं, तो ABCD तो हो गया, वो देखिए वो नंबर में आगे हो जाते हैं ना, पहले B और C था, अभी वो CD हो गया, एक और आ गया उसकी जगह पे। नहीं रेफरेंस प्लेन तो वर्टिकली हम जाते हैं, इसमें देखें आप कंफ्यूज ना हो, मैं बताता हूँ आपको, देखें आप जो बात कर रहे हैं ना, पहले ये फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है, अब मैंने 2 ग्रिड ऐड कर दिए, ठीक है, पहले ये था A B C D, ठीक है, अभी आ गया है E एंड F, ऐसा है, तो आप क्या कह रहे हैं कि B और C के दरमियान एक और ग्रिड आ गया, तो ये आ गया ना, सिर्फ ये है कि आगे एक और नंबर ऐड हो गए, फिर आप मैनुअली इसको चेंज करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपका पहले ग्रिड था, आप फॉर एग्जांपल C एंड D के दरमियान आप कहते हैं कि मेरा ग्रिड 10 का हो, तो 10 आप ऐड कर दें, ठीक है, आप मतलब इसको जो आप कह रहे हैं ना कि दरमियान में आ जाए, तो दरमियान में आ रहा है, लेकिन वो सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है, फिर आप उसको अकॉर्डिंग स्पेस को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, और जो रेफरेंस प्लेन है वो तो वर्टिकल उसके लिए यूज होता है, वो तो इसके हॉरिजॉन्टल नहीं होता। अच्छा इसमें जो आपने बात की ना, मैं शायद मैं जाता हूँ, बिफोर एनालिसिस हम यहाँ पे एक विंडो ड्रॉ करते हैं फुटिंग के अराउंड, ठीक है, और यहाँ पे असाइन में जाते हैं, असाइन जॉइंट रिस्ट्रेंट, ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ट्रांसलेशन अलाउड है, मैं इसको फिक्स करता हूँ कि ट्रांसलेशन रोटेशन सारी अलाउड हो, फिक्स सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, ये जरूरी होता है, ये अपना 6 पॉइंट आउट कर दिया, मुझसे रह गया था ये, ठीक है, अब मेरी जो बेस है वो फिक्स सपोर्ट हो गई है, ठीक है, इसके बाद मैं इसको एनालाइज करता हूँ, एनालिसिस रन करता हूँ, ठीक है, तो आपको ये फिर अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज फिर दे देता है, तो ये जरूरी होता है, अदरवाइज बाज़ औक़ात आपका जब एनालिसिस आप देखते हैं तो वो मॉडल आगे जा रहा होता है, वो इसलिए कि वहाँ पे फिक्सिटी नहीं होती, तो ये जरूरी होता है, ये अक्सर हमसे रह जाता है। अच्छा तो आपको इस तरह ड्रिफ्ट लिमिट्स हैं कि 0.7 इंटू आर इंटू डेल्टा, ठीक है, 0.7 और इंटू आर तो आपको पता है, डेल्टा आप यहाँ से निकाल लेते हैं,
तो वो अगर लेस देन 2% है तो वो तब आप लेते हैं जब टाइम पीरियड आपका इक्वल और ग्रेटर देन 0.7 होता है, और अगर आपका टाइम पीरियड लेस देन 0.7 है तो आप 0.025 लिमिट से, मतलब 2.5% जब आपका टाइम पीरियड 0.7 सेकंड से कम हो तब लेते हैं, और आपके पास जब टाइम पीरियड 0.7 सेकंड से ज्यादा हो तो 2% फिर आप लेते हैं, अदरवाइज 2.5% लेते हैं। ये टेबल इसका गिवन है, ठीक है। यहाँ से आप इसको ले सकते हैं, और मैं अभी जरा आपको टाइम पीरियड दिखाता हूँ। एनालिसिस के बाद ये 3D आ गया। नहीं, हमने रन नहीं किया था अभी। अच्छा, रन एनालिसिस को, अच्छा एनालाइज सेट लोड केसेस टू रन, अच्छा रन नाउ, ठीक है। ये क्यों मसला आ रहा है, शायद हमने ग्रिड में चेंज किया है इस वजह से। क्या मसला हो गया? अच्छा अच्छा, हम दोबारा से डायफ्राम असाइन करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, लोड्स, असाइन शेल, ये क्यों लॉक हो रहा है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, लोड्स, ठीक है, असाइन शेल डायफ्राम्स, ठीक है। ये डायफ्राम हम दोबारा असाइन करेंगे, ठीक हो गया। और प्रीवियस सिलेक्शन और एनालाइज लोड सेटिंग इसमें मैच भी कर देते हैं, और डिफाइन मास सोर्स भी देख लेते हैं। मास सोर्स ऑलरेडी है, ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। एनालाइज चेक मॉडल कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। नो वार्निंग मैसेज। अब एनालिसिस को रन करते हैं, ठीक है। अभी एनालिसिस हो जाएगा। जब हम मॉडल को अनलॉक करते हैं तो ये डायफ्राम दोबारा असाइन किया करें, ये अक्सर रन नहीं होता। तो अभी आपके पास एनालाइज डेटा आ गया है, हम डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे टेबल्स में, यहाँ पे आपको ये टेबल्स नजर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस डेटा से जॉइंट आउटपुट, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शंस, जॉइंट मासेस, एलिमेंट आउटपुट, ठीक है, फ्रेम आउटपुट और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मॉडल इंफॉर्मेशन, ठीक है, मॉडल मास एंड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ये 0.7 सेकंड से लेस है, तो यहाँ से आप इसमें हमें जो फर्स्ट मोड होता है ना वो क्रिटिकल होता है, आप उसको देते हैं, उसके मोड को, उसकी वैल्यूज को देते हैं, ठीक है। तो ये मोड एनालिसिस अलग से सब्जेक्ट है, डिटेल। आप जो फर्स्ट मोड है ना वो आपका प्रिंसिपल मोमेंट, प्रिंसिपल मोड होता है, उसको आप लेते हैं, उसकी वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट आ रही है ना वो आप कवन करेंगे, उसकी वैल्यू को आप लेंगे। और इसके अलावा एक और जगह पे भी टाइम पीरियड शो होता है, डिस्प्ले स्टोरी रिस्पॉन्स प्लॉट, ठीक है। इसमें आप रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं अपना कि क्या है। अभी मैं मैक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूँ अंडर द अर्थक्वेक, तो वो मुझे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आप ये वैल्यूज भी देख सकते हैं, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, समरी रिपोर्ट में भी और देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको इस तरह का पेज आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये आपको ड्रिफ्ट बता रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टर्म्स में आपको बता रहे हैं कि कितना, देखिए मैक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। अगर मैं इसको मैक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट पे जाता हूँ तो मुझे अब ड्रिफ्ट बता रहे हैं, ठीक है, कि कितना ड्रिफ्ट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, बोथ। तो इधर से भी आप वैल्यूज ले सकते हैं, वन आप टेबल से भी ले सकते हैं। ये ब्लू देखे ना, ब्लू आपको एक्स डायरेक्शन में है और रेड वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, उसके आपको वैल्यूज दे रहा है। देखिए आपको ड्रिफ्ट बता रहे कितनी है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए इसका यूनिट है 2 × 10⁻³ तो मतलब ये कि 0.00 समथिंग है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट बहुत कम है, 2.5% से कम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चेक होता है
ये टॉर्जन इरेगुलरिटी वाला चेक जो बताया था ना, ये जो मैंने बताया सेंटर ऑफ रिजिडिटी एंड सेंटर ऑफ मास, उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से ट्विस्टिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, और उसको फिर हम बैलेंस करते हैं किसी तरह से कि उसको कोई ना कोई स्टिफनेस प्रोवाइड करें। अगर उसकी रेशो 1.2 से कम है तो इट मीन्स के टॉर्जन इरेगुलरिटी नहीं है, अगर 1.2 से ज्यादा है तो इट मीन्स वो एग्जिस्ट कर रही है, अगर 1.4 से ज्यादा है तो इट मीन्स के वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टॉर्जन इरेगुलरिटी है, तो वो चेक भी हम यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने बताया ना कि मोड से आपको टाइम पीरियड पता चल जाता है। ठीक है, और अगर आप साइज में लोड वेट कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले शो टेबल्स, ठीक है, और यहाँ पे शो टेबल्स में आप जाएंगे लोड पैटर्न डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ पे लोड पैटर्न डेफिनेशन, ठीक है, और लोड पैटर्न और ऑटो सिस्मिक, इसको आप राइट क्लिक करेंगे, इसको ओके करें तो ये आपको टेबल दे देता है। ठीक है, अभी आपको देखिए एसेंट्रिसिटी रेशो सारा वो दे रहा है, और यहाँ पे आपको साइज्मिक वेट भी कैलकुलेट करके दे रहा है कितना आपका वेट है। ठीक है, तो आपको टोटल वेट भी पता चल गया क्या है, और बेस शेयर क्या है वो भी आपको पता चल गई है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपको यूज होता है फिर फॉर एनालिसिस डेटा। तो ये कुछ चेक्स थे, फिर आपके पास ये सारे चेक्स हम लगाते हैं, इसमें जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर हम जाते हैं डिज़ाइन पे। और ये जो दूसरा है LCM माइनस LCR में ये भी दिखाता हूँ आपको, ये आपको यहाँ से एनालिसिस डेटा में सेंटर ऑफ मास एंड रिजिडिटी शो टेबल। अच्छा, इसमें जो है ना ये टेबल, ये कहता है टेबल के ये XCM माइनस XCR, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो 5% ऑफ द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग इन X डायरेक्शन उससे कम होनी चाहिए। मतलब आप ये देखें इसमें ये आपके पास XCR है, ठीक है, और ये XCM है, इन दोनों का डिफरेंस जो है दिस शुड बी लेस देन 5% ऑफ द बिल्डिंग लेंथ इन X डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरह YCM माइनस YCR, इसका जो डिफरेंस है दिस शुड बी लेस देन द 5% इन द Y डायरेक्शन। सिमिलरली XCCM एंड XCCR, उसका भी डिफरेंस कम होना चाहिए। और ये जो आपको मैंने बताया था एनालाइज में कैलकुलेट डायफ्राम रिजिड वो जो चेक मैंने लगाया था, वो अगर मैं ना लगाया होता तो ये मुझे खाली नजर आता, ये डेटा मुझे ना मिलता, तो इसलिए वो जरूरी होता है कि वो आप लगाएं। ठीक है, तो ये आपको शीट मिल जाएगी, इसमें आप फिर प्रैक्टिस कर दीजिएगा। तो लेट्स एज्यूम कि हमारा जो सारे चेक्स हैं वो क्लियर है और हम हमारे पास कोई इशू नहीं है, तो हम इसको फिर आगे डिजाइन में जा सकते हैं। लेकिन डिजाइन में जाने से पहले आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये जो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करें, ठीक है, आपकी पूरी बिल्डिंग सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आप डिजाइन में जाएंगे और कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, ठीक है, इसमें व्यू रिवाइज ओवरराइड्स। अब ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये स्वे स्पेशल सेलेक्टेड है, अगर आपने स्वे इंटरमीडिएट डिजाइन करना है तो आपने फिर इसको मैनुअली इसको स्वे इंटरमीडिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्वे स्पेशल डिजाइन करेगा। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन किया था ना, आपने किया था शायद कि स्वे स्पेशल, तो इसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, इंटरमीडिएट, ऑर्डिनरी, नॉन स्वे, सारा आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका एरिया ऑफ फोकस हाई सिस्मिक जोन हो तो आप स्वे स्पेशल पे जाएं, अगर आपके पास एरिया ऑफ फोकस पेशावर बेस्ड रीजन हो तो इंटरमीडिएट पे जाएं। ठीक है, और अगर कोई बहुत लो सिस्मिक जोन हो तो आप फिर उस पे जाएं। तो अभी स्वे स्पेशल है तो ये हम यहाँ पे स्वे स्पेशल को कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्लिक कर देंगे, फिर डिजाइन में जाएंगे, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, सेलेक्ट डिजाइन कॉम्बिनेशंस, ये देखेंगे आपकी सारी कॉम्बिनेशंस, अगर ये लेफ्ट साइड पे है इट मींस कि वो ऐड नहीं हुआ, फिर अपने आपने उसको ऐड करना है, इस बटन से आपने ऐड करना है, कोई कॉम्बिनेशन आपने रिमूव करना है तो बटन से आप वापस ले जाएं। ठीक है, फिर आपके पास है सेलेक्ट, सॉरी अभी इसमें है स्टार्ट डिजाइन चेक। आप इसमें स्टार्ट डिजाइन चेक से पहले मैं इधर क्लिक करता हूँ ताकि मुझे इधर इस विंडो में डेटा नजर आ जाए, तो मैं करूंगा डिजाइन कंक्रीट फ्रेम डिजाइन स्टार्ट डिजाइन चेक। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इसमें ये आपको येलो लाइन नजर आ रही है, मुझे डिजाइन करके दे रहा है बिल्डिंग। ठीक है, तो थोड़ी देर में मुझे सारा बिल्डिंग का डेटा पता चल गया है। अभी इसमें जब आपको इस तरह की पर्पल लाइन्स नजर आती है तो इट मीन्स के इसकी तबीयत खराब है। ओके, तो अगर आप उस तरफ जी नहीं, अगर है तो पानी वगैरह पी लें आप। आपको इस तरह पर्पल अगर नजर आता है ना तो इट मीन्स के ये ऑल आर पास है। ठीक है, आप इसको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, और यहाँ पे वेरीफाई एनालिसिस वर्सेस डिजाइन, एक इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर ये आपको कहता है कि
एनालिसिस एंड डिजाइन सेक्शन मैच फॉर ऑल कंक्रीट फ्रेम, इट मींस के आपका रिजल्ट ठीक है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, डिजाइन कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, वेरीफाई ऑल मेंबर्स पास्ट, इसको आप क्लिक कर देंगे। जब आपको ये ओके मैसेज दे दे, इट मींस कि आपके सारे मेंबर्स पास्ट हैं, ठीक है। तो इट मींस कि आपके जो आपने मॉडलिंग की थी वो सारे बीम कॉलम्स वो एडिक्वेट हैं। अब ये जो डेटा है बड़ा आपको कंफ्यूज सा लगता है, इसको हम जरा फिर एलिवेशन व्यू में देखते हैं। तो इसको मैं एलिवेशन में देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो वर्टिकल है, दीज आर कॉलम्स। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे इस तरह का डायलॉग बॉक्स नजर आता है, ठीक है। मैं डिटेल्स में जाता हूँ तो मुझे देखें पूरी उसने कैलकुलेशन दे दी है कि सेकंड फ्लोर पे है, उसका यूनिक नेम क्या है, ठीक है, क्या साइज है उसका, लेंथ क्या है उसका, कौन सा टाइप ऑफ मोमेंट फ्रेम है, ठीक है, उसकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, रिबार की स्ट्रेंथ वैल्यू क्या है, स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर क्या है, डिजाइन मोमेंट क्या है, ठीक है। तो ये सारा मुझे दे देता है। इसको मैं फिर आपको शेयर चेक भी दे देता है। इसको आप प्रिंट करके अपने रिपोर्ट में लगा भी सकते हैं। तो बड़ा एक यूजफुल ये चीज होती है। और इसमें आप इंटरेक्शन डायग्राम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्सक्लूडिंग फाई वैल्यू, जो इंक्रीजिंग द एफ वाई वैल्यू, सारा आपको जो कॉलम स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम देखते हैं वो भी देख सकते हैं। फाइबर मॉडलिंग भी आप देख सकते हैं। तो काफी यूजफुल चीज है। और साथ में आप ओवरराइड्स देख सकते हैं कि क्या है, स्पेशल है, इंटरमीडिएट है, तो सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने बीम का देखना हो तो आप बीम पे क्लिक करें और राइट क्लिक करें। इसी तरह आप उसकी देखें बीम की आपको, ये अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं तो देखिए बीम का आपको नजर आ रहा है। तो बीम का आपका सेक्शन आपको दे रहा है, क्या सेक्शन है उसका, क्या लेंथ है उसकी, और बाकी उसके पैरामीटर्स क्या हैं, ठीक है। उसमें मोमेंट डायग्राम आपको दे रहा है। इसमें पॉजिटिव, जो ब्लू है इट मींस पॉजिटिव, रेड मींस नेगेटिव। इसमें मैंने बताया था पॉजिटिव नीचे आपको शो करता है और नेगेटिव ऊपर शो करता है, ठीक है। इसकी रिइंफोर्समेंट बता रहा है, शेयर डायग्राम बता रहा है, टॉर्शन डायग्राम बता रहे हैं। तो ये काफी जबरदस्त चीजें हैं। फिर आप इसमें डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख ली हैं। ओवरराइड्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बीम कॉलम के लिए आप इजीली देख सकते हैं। अभी आपने अपने डेटा को, जी कोई क्वेश्चन? अभी आपने अपने डेटा को देखना हो इन टर्म्स ऑफ एक्सेल शीट, तो मैं क्या करूंगा, कंक्रीट फ्रेम समरी डेटा पे जाऊंगा, ये राइट साइड पे जो लेफ्ट साइड पे जो टेबल का ऑप्शन है, और कंक्रीट बीम डिजाइन समरी पे राइट क्लिक करूंगा, शो टेबल पे जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे ये सारा टेबल यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा? अच्छा, यहाँ पे शो टेबल में जाएंगे, ये क्यों शो नहीं हो रहा? अच्छा, दोबारा देखते हैं इसको। एक्सपोर्टेबल टू एक्सेल। अभी इसमें शायद कोई गलती हमसे हुई है तो इस वजह से ये नहीं शो हो रहा। हम दोबारा से इसको करते हैं, अदरवाइज आपको पूरा टेबल यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। दोबारा से इसको करते हैं। ये जब मॉडलिंग में हमसे कोई गलती हो जाती है ना, इस तरह की कभी कभी हमें सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो उसको हम फिर देखते हैं कि कहाँ पे हमसे गलती हुई है, ठीक है। तो ये आपको काफी डिटेल में ये टेबल मिल जाती है। उसको तो हम दोबारा रन करते हैं, देखते हैं क्या इशू आया हुआ, ठीक है। एनालिसिस होगी, डिजाइन में जाते हैं, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, स्टैंड डिजाइन चेक, ये डिजाइन करके देता है हमें, ठीक है। ये डिजाइन हो गया। अभी जाते हैं डिजाइन डेटा, कंक्रीट फ्रेम आउटपुट समरी, शो टेबल। देखिए अभी ये आ गया। तो इस तरह कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, आपको टॉप रिइंफोर्समेंट, बॉटम रिइंफोर्समेंट सारी आपको शो हो रही है। आपने जैसे क्वेश्चन किया था ना कि हमें डेटा शो होता है कि नहीं होता, मिनिमम रिइंफोर्समेंट वो भी शो हो रही है। और इसको अगर आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सपोर्ट टेबल टू एक्सेल में जाएंगे। ये आपको एक्सेल शीट अभी खोल देगा, ये आपको एक्सेल शीट खोल के, ठीक है। इसमें आप फिल्टर लगा के, मतलब आपने इसको हाईलाइट कर दिया, मिनिमम रिइंफोर्समेंट और टॉप रिइंफोर्समेंट, बॉटम रिइंफोर्समेंट, ठीक है। और रिबार जो है आपका शेयर रिइंफोर्समेंट, वो सारा कुछ शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप इसको इजीली फिर देख सकते हैं कि अच्छा, इसको फिर हम मैनुअल चेक से चेक करते हैं कि मेरा जो मिनिमम स्टील है उससे ज्यादा तो नहीं है, मैक्सिमम स्टील से ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस स्टील को हम फिर यूज करते हैं। इसमें फिर आप फिल्टर लगा के फ्लोर वाइज देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको फिल्टर लगाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि मुझे फर्स्ट फ्लोर का डेटा दे दो, मुझे फर्स्ट फ्लोर का दे देता है, ठीक है।
मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ग्राउंड फ्लोर का डेटा, हाँ जी देता है ना, देता है। यहाँ पे मैं फिल्टर को ऑफ करता हूँ, देखिए आपको ये दे रहा है ना, ठीक है। इसमें फिर सिर्फ के लिए आप जो फॉर्मूले हैं वो इसे को 3-4 के स्पेसिंग शुड बी लेस देन दिस मिनिमम, उसको फिर आप लगाते हैं, उसे फिर आप चेक करते हैं कि ज्यादा तो नहीं आ रहा। इसको फिर हम ये करते हैं कि इसके लिए हम एक एक्सेल शीट बनाते हैं, उसमें जो कोड बेस्ड वैल्यूज है ना, उसके लिए जो वैल्यूज निकलती हैं वो हम लगाते हैं, फिर इसकी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, जो प्रिवेल करता है हम उसको फिर यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम इस पे नहीं जाते कि हम इसकी वैल्यूज को लगा के उधर लगाएं, ठीक है। और ये एक फ्लोर का हो गया, फिर दूसरे फ्लोर को भी देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह हम कॉलम डिजाइन समरी भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बीम को बताया था। तो यहाँ पे आप देखें तो ये आपको फ्लोर वाइज कॉलम के साइजेस, उसके मिनिमम स्टील, मैक्सिमम स्टील, ठीक है, और कॉर्नर बार सारा आपको देता है, तो काफी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसको भी आप एक्सपोर्ट करें एक्सेल में तो आप इसको देख सकते हैं। स्लैब हमने डिजाइन अभी नहीं की, अब इसके बाद वो करेंगे, ठीक है। अभी हम फ्रेम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉलम को भी दे देता है, ठीक है। तो इसको फिर आप चेक करते हैं अपने उसके साथ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट जी? CSI डिटेल जो 16 वर्जन है ना उसमें तो बिल्ट इन है, ठीक है। वो आप इसी तरह डिटेलर आपके साथ होता है, वो डिटेल करके दे देता है। जो बाकी वर्जन हैं उसमें आपको अलग से वो इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसको आप यूज करते हैं। अब जो उसकी डिटेलिंग शीट्स वो बनाता है वो जरा हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रीड करना, क्योंकि हम वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको समझना। लेकिन अगर आप उसमें रिटेनिंग वॉल, शेयर वॉल जो होगी, लिफ्ट वॉल होगी, उसका बड़ा अच्छा वो आपको डिटेलिंग करके देता है। हम उसको फिर यूज करके अपने उसमें लगा सकते हैं, हम उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं DXF की ड्राइंग्स में, उधर यूज करते हैं। बाकी जो डिटेलिंग होती है वो मैनुअल करते हैं, क्योंकि फ्रेम, बीम एंड स्लैब वो जब आप CSI डिटेल के थ्रू करते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें बहुत माइन्यूट माइन्यूट, क्योंकि वो स्केल पे ड्रॉ करता है, वो मगर पूरी एक बिल्डिंग को एक शीट पे ड्रॉ करता है, तो वो बहुत छोटे छोटे आपके वो आ जाते हैं। तो आप जाहिर सी बात है पूरी बिल्डिंग को एक शीट पे बनाएंगे तो बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिटेल, वो फिर समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम तो उसको ड्राफ्टमेंट्स के जरिए जो बनाते हैं, आपने देखे हैं वो ड्राइंग्स, तो स्केल्ड होते हैं सारे, ताकि वो पेपर पे विजिबल आए, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि फिर आप खुद उसको डिटेल करें। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट हम करते हैं DXF की शक्ल में। आपके पास जो ये जो आपका लेआउट है, तो ये लेआउट आप एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको एक कैड में एक टेम्पलेट मिल जाता है कि ये मेरी बीम के साइज है, ये कॉलम के साइजेस हैं, उसे फिर आप अपने रिइंफोर्समेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ईजी होता है। दूसरा सबसे बेस्ट जो तरीका है, हम जो RCDC एक सॉफ्टवेयर है, उसमें इस डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखें एक्सपोर्ट में ETABS डेटाबेस टेबल टू एक्सेस, तो ये इन द शेप ऑफ MS एक्सेस आप लोगों ने हमारे टाइम पे तो हमने सीखा था, आप लोगों ने शायद नहीं सीखा होगा। वो डेटाबेस की शक्ल में टेबल्स होते हैं, ठीक है। वो RCDC जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो इन द शेप ऑफ टेबल एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो उसमें आपको स्लैब भी वो डिजाइन करके देता है, प्लस आपको वो डिटेलिंग भी करके देता है, तो बहुत खूबसूरत शीट्स बनाती हैं वो। तो वो अगर आप उसको यूज करना चाहें तो वो ज्यादा बेहतर है RCDC, ठीक है। आप इंटरनेट पे देख लें, अवेलेबल है, इजीली डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फ्रेम में और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम स्लैब करेंगे। तो ये आपके कुछ आप डिजाइन ऑफ कॉलम्स जो आप पूछ रहे थे, रिइंफोर्समेंट लिमिट्स, तो ये उसके हैं, टाइल्स की स्पेसिंग क्या होती है, क्या उसका चेक्स हैं, ठीक है। ये 3-4 चीजें हम फॉर्मूले की शक्ल में एक्सेल शीट में लगा देते हैं और उस वैल्यूज को उससे आप कंपेयर करते हैं। तो आपको देखें रिइंफोर्समेंट मैक्सिमम मिनिमम फॉर द कॉलम्स और उसकी टाइल्स, ये सारा यहाँ पे एशिया के जो टेबल्स हैं ये रेलेवेंट, उनसे आपको मिल जाता है। मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्या होनी चाहिए। इसी तरह जो बीम है उसका भी आपको जो प्रिवेलिंग शेयर फोर्स है वो V2 वाली आप लेंगे, और प्रिवेलिंग बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो M3 आप लेंगे। तो उसको फिर आप यूज करते हुए आप मैनुअली भी अपना एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं, ठीक है, उस बेंडिंग मोमेंट्स को यूज करते हुए जो आपके फॉर्मूलास हैं उससे। फिर मिनिमम स्टील और मैक्सिमम स्टील आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। फिर शेयर एनफोर्समेंट का आपने पूछा तो वो ये है, उसका मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होती है, मिनिमम क्या होती है और कैसे कैलकुलेट होती है, वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है।
अगर आपके पास वॉल्स हो, वॉल तो हमारे इसमें नहीं है तो वॉल अभी नहीं टच करते हैं। तो अच्छा, फिर डिटेलिंग आप कैसे करेंगे फॉर डिफरेंट, अभी आपके पास ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है, इंटरमीडिएट है और स्पेशल है। तो स्पेशल में देखें आपका जो ओवरलैप है वो सेंटर में है, ठीक है। आपके पास कोई ड्राइंग आए और उसमें स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम हो और डिटेलिंग इस तरह ना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि तो SMRF के लिए आपने नहीं बनाई, ठीक। जी, कोई क्वेश्चन? तो ऑर्डर के लिए फिर डिटेलिंग जो ओवरलैप है वो नियर द सपोर्ट होता है, सिमिलरली फॉर इंटरमीडिएट। तो इस तरह आप फिर वो ड्राइंग्स भी डिटेल कर सकते हैं। तो ये जो CSI डिटेलर है उसमें फिर आपको इस तरह की चीजें नहीं मिलती, फिर आपको मैनुअली करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, तो स्लैब्स के लिए क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्लैब्स अब कैसे हम डिजाइन करेंगे। फ्रेम में कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें, कोई ना समझ आए कोई चीज, एनी क्वेश्चन? जी, कोई भी नहीं, खैर वो तो करेंगे, वो कोई कॉन्सेप्ट वाइज या कोई बैकग्राउंड कोई स्टेप ना समझ आई हो तो पूछ लें। प्रैक्टिस आप डेफिनेटली करेंगे, आपको रिकॉर्डिंग चल रही है वो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अभी स्लैब के लिए हम क्या करेंगे, इसको अनलॉक कर सकते हैं या आप डिजाइन में जाके कंक्रीट स्लैब डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रेफरेंसेस देख लें, ठीक है, कि कौन से प्रेफरेंसेस आपके हैं। मिनिमम कवर क्या है, जो स्ट्रेस चेक्स हैं, बाकी जो कोड बेस्ड चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें अभी हमने डिजाइन कॉम्बिनेशंस डिफाइन नहीं की, तो हम क्या करेंगे, इसको अनलॉक करेंगे, ठीक है। और हम जाएंगे डिफाइन में और लोड कॉम्बिनेशंस में। पहले हमने फ्रेम के लिए डिफाइन किए थे, अभी हम स्लैब के लिए डिफाइन करते हैं। तो मैं करता हूँ कंक्रीट स्लैब डिजाइन और कन्वर्ट टू यूजर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपके पास ये अगर आप देखें तो ये SLB जो नजर आ रहा है, इट मीन्स दिस इज फॉर स्लैब। और जो आपके पास ऊपर है जो CON लिखा हुआ है, दिस इज फॉर फ्रेम मेंबर्स। तो स्लैब की कॉम्बिनेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। और सिमिलर जिस तरह उसमें आपने 1.1 से मल्टीप्लाई किया था फॉर अर्थक्वेक, इसमें भी आप उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें यहाँ पे ये अर्थक्वेक की कॉम्बिनेशन आएंगे तो 1.1 से आप सबको मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप स्लैब को डिजाइन करते हैं ना, तो ये लोड कॉम्बिनेशंस को ऑटोमेटिकली स्लैब वाली आपको शो करता है, ये मिक्सचर नहीं होता। ये तो आप तो कंफ्यूजन हो सकता है ना कि पहले आपने फ्रेम के लिए डिफाइन किए, फिर स्लैब के लिए डिफाइन किए, फिर आप वॉल के लिए भी करेंगे। तो ये आप ऑटोमेटिकली जब आप स्लैब को मॉडल करते हैं ना, तो सिर्फ वही कॉम्बिनेशन शो होती है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अभी हम जाएंगे डिजाइन में कंक्रीट स्लैब डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन पे आप देखें, तो अभी तो चूंकि हमने एनालिसिस नहीं किया तो वो नहीं शो हो रही। जब ये करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। हम इसको एनालाइज करते हैं और फिर इसको देखते हैं, ठीक है। एनालिसिस का वही स्टेप्स हैं, तो स्लैब के लिए वो जरूरत नहीं है जाने में। अच्छा, ये आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गई। हम जरा 3D में जाते हैं और उसको देखते हैं। अभी डिजाइन में जाएंगे, कंक्रीट स्लैब डिजाइन, ठीक है। सेलेक्ट डिजाइन कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे देखें आपके पास, शायद हमने ऐड नहीं किए, मैं दोबारा देखता हूँ। असल में वो ओके करना होता है, जब ओके आप नहीं करते हैं तो वो रह जाती हैं। लोड कॉम्बिनेशंस, ये हम यहाँ पे ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन कंक्रीट स्लैब डिजाइन कन्वर्ट यूजर डिफाइंड, ठीक है, उसको आप ओके करें। जब ओके नहीं करते हैं फिर ये मसला आता है। हम इसको दोबारा एनालिसिस करते हैं। ये जब आपकी मैशिंग बहुत फाइन हो तो फिर आपको अच्छा खासा टाइम वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कंक्रीट स्लैब डिजाइन, ठीक है, सेलेक्ट डिजाइन कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब देखें ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है, जो आपको बता रहा था। तो इसमें फिर आपको इजी होता है, ठीक है। अगर आपने फुटिंग का साइज अप्रोक्सीमेट करना है तो आप सर्विस लोड कॉम्बिनेशंस पे जाते हैं और सर्विस लोड को भी एरो से आगे कर देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, कंक्रीट स्लैब डिजाइन, ठीक है। सेलेक्ट स्टोरी फॉर डिजाइन। अभी आपने कौन से फ्लोर के स्लैब को डिजाइन करना है आप वो सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ सेकंड फ्लोर पर, ठीक है। आप ऑल को भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल सेकंड को करता हूँ आपको ताकि डिफरेंस पता चले, ठीक है। फिर मैं कंक्रीट स्लैब डिजाइन और स्टार्ट डिजाइन, ठीक है। तो ये आपको कुछ ही देर में डिजाइन करके दे देता है। अभी बाकी हमने नहीं सेलेक्ट किया तो वो हमें शो नहीं हो रही। आप स्लैब के लिए प्लान व्यू बेस्ट है, तो मैं प्लान व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ। तो ये मुझे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे मुझे रीबार एरिया शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें जब मूव करूंगा और
ये जो है डिस्प्ले शेल स्ट्रेसेस फोर्सेस। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने अगर सर्विस लोड के अगेंस्ट चेक करने हैं तो मैं अप्लाई करूंगा, तो मुझे वो सर्विस लोड के अगेंस्ट यहाँ पे वैल्यू शो होती है। और यहाँ पे बॉटम पे अगर आप देखें, ये आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे शो होती है। इसमें फिर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं कि जो हमारे लिए काम कर सकें। अब स्लैब में 2-3 चीजें होती हैं चेक करने की। इसमें आप क्या करते हैं, पंचिंग चेक करते हैं, ठीक है, फ्लेक्चर डिजाइन चेक करते हैं, ठीक है। तो हम वो देखते हैं कैसे चेक होती हैं। हम जाते हैं डिजाइन में, कंक्रीट स्लैब डिजाइन, ठीक है, और डिस्प्ले पंचिंग चेक। अब आपको पता है कि पंचिंग में अगर वैल्यू 1 से कम होगी तो इट मींस इट इज पासिंग, अगर वो 1 से ज्यादा है तो वो फेल हो रही है। अब चूंकि स्लैब है तो स्लैब में तो पंचिंग नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको आरसीसी फ्रेम के तौर पे लिया हुआ है। अगर आपके पास फ्लैट स्लैब या फ्लैट प्लेट होगा, फिर आपके पास पंचिंग चेक्स के इश्यूज आएंगे। ये फिर फाउंडेशन में बहुत आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं। दूसरा, इसमें हमारे पास डिस्प्ले क्रैक विड्थ, अगर आपने क्रैक विड्थ देखने हो तो उसका भी ये तरीका है, आप उसको फिर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो मेन इसमें फोकस होता है वो डिस्प्ले फ्लेक्चरल डिजाइन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आपको इम्पोज मिनिमम रीइंफोर्समेंट का देखना अनचेक है, मैं इसमें इम्पोज करता हूँ ताकि अगर कहीं पे मिनिमम रीइंफोर्समेंट आ रही हो तो वो उसको यूज करें। मतलब अगर आपके पास डिजाइन रीइंफोर्समेंट कम है और मिनिमम से वो कम है तो मिनिमम शुड प्रिवेल, मिनिमम से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें फिर आप अगर यहाँ पे देखें तो डायरेक्शन 1 टॉप रिबार है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे टॉप रिबार वो दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखें ना 0.1296, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसमें आपका जो अब ये कॉलम है, आप कॉलम पे अगर मैं डायरेक्ट माउस को लेके जाता हूँ तो दिस इज शोइंग मी द कॉलम रीइंफोर्समेंट। मुझे थोड़ा सा इसको डिस्टेंस पे करना होगा ताकि मुझे एग्जैक्ट वो वैल्यूज पता चल सके। अभी ये FEM मॉडल होता है एक, इसमें आप स्ट्रिप बेस्ड मॉडलिंग करते हैं। स्ट्रिप में फिर आप कुछ डिजाइन स्ट्रिप्स लगाते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखते हैं क्या वैल्यूज आ रही है। और फाइनाइट एलिमेंट में आपको पूरी वो मैशिंग में आपको नजर आती है कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कहाँ पे मिनिमम आ रही है। तो वो दोनों मैं आपको बताता हूँ। ये भी FEM बेस्ड हो रही है ना, ठीक है। इसमें फिर स्ट्रिप बेस्ड है, लेकिन स्ट्रिप बेस्ड हमने डिफाइन नहीं किया तो हमें शो नहीं हो रहा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे शो होता है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन में टॉप रिबार हम करते हैं तो ये वैल्यू आती है, बॉटम रिबार करते हैं तो आगे पास ये वैल्यू आती है, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन किया था ना कि बोथ, तो ये देखा टॉप बॉटम सारे शो हो रहे हैं, एक डायरेक्शन में टॉप बॉटम, दूसरे डायरेक्शन में टॉप बॉटम, ठीक है। नॉर्मली जो 1 होता है ये एक्स को शो करता है एंड 2 इज शोइंग द वाई डायरेक्शन। तो ये आपको टॉप बॉटम सारे रिइंफोर्समेंट शो होते हैं इसमें, ठीक है। अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको वैल्यू 0 नजर आएगी, इट मींस के डबल रिइंफोर्स की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आपको देखिए, अब वो जो कंटोर्स हैं पहले इस तरह थे, अभी इस तरह हो गए हैं, ठीक है। इसमें आपको टॉप रिबार बॉटम रिबार ये सारे शो होते हैं। अच्छा, इसमें आप फिर रेंज भी दे सकते हैं कि मेरे पास, अब आपको पता है कि नंबर 4 बार का एरिया ऑफ स्टील 0.20 होता है। आप कहते हैं कि मुझे रेंज दो कि मिनिमम मेरे पास चलिए नंबर 3 या 0.11 होता है, तो 0.11 से 0.31 नंबर 5 तक या नंबर 2 तक। तो फिर आपको ये सिर्फ वो वैल्यूज देगा जो कि इस रेंज में आ रही है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि मेरे पास कौन सा स्टील गवर्न कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें ये इन टर्म्स ऑफ बार स्पेसिंग भी कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि मुझे नंबर 4 एट 12 इंच दिखाओ टॉप बार एंड नंबर 4 एट 12 इंच बॉटम बार, तो ये आपको इस तरह का वो दिखा देगा। अब यहाँ पे 0 शो हो रहा है, मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये नहीं कर रहा होगा तो आपको एडिशनल स्टील दिखा देगा कि नहीं ये इससे ओवर है, तो आप फिर हायर साइज पे जाओ। अब मैं इसमें फॉर एग्जांपल 6 करता हूँ, ये इसको 6 करता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें 0 शो हो रहा है। मैं इसको करता हूँ नंबर 3 एट 18, इसको भी 18, बहुत ज्यादा हाई पे जाता हूँ, देखता क्या होते हैं। तो अभी भी देखें आपके पास वो वैल्यूज उसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। फिर आप इसको बाय बार एरिया एंड स्पेसिंग भी कर सकते हो। आप बजाय नंबर के पुट अप करने के आप बार का साइज दो और उसकी स्पेसिंग उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंट कंट्रोल रेंजेस हैं। अब ये जो स्ट्रिप बेस्ड है ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। इसको हम अनलॉक करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, एडिट एड डिजाइन स्ट्रिप्स, ठीक है। ये ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें फॉर एग्जाम्पल सेकेंड फ्लोर है, हम इसमें एक आपके पास फिक्स्ड होता है, आप उसको कहते हैं कि मुझे
फिक्स कोई खास डिस्टेंस पे डिफरेंट डिजाइन स्ट्रिप्स लगा के दो, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। तो हम इसको कहते हैं कि 6 फीट पे कर दो, तो ये आपको इस तरह के स्ट्रिप्स बना देगा, ठीक है। और अगर आप इसको कहते हैं वाई डायरेक्शन में और इसको कहते हैं बी, तो ये आपको वो भी लगा के दे देगा, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूड मिडिल स्ट्रिप, ये आपको इस तरह बना के दे देता है। तो ये फिर अलोंग द स्ट्रिप्स आप कोई भी स्पेसिंग, अभी देखें आपके पास एक पर्पल लाइन नजर आ रही है, ये डिजाइन स्ट्रिप्स है। फिर जब आप इनपुट्स में चेक करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप मूव करते हैं, आपको फिर पता चलती है क्या उसकी वेरिएशन आ रही है। तो ये तब होता है जब आप किसी खास पॉइंट पे आपका फोकस हो एरिया ऑफ स्टील निकालने का, तो ये आपको उस तरह फिर कर देता है। अब इसमें हम अगर एनालिसिस एंड डिजाइन करें तो आपको स्ट्रिप बेस्ड डिजाइन भी नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें अभी जाते हैं। अच्छा, इसको हम डिजाइन करते हैं अभी। डिजाइन, चूंकि स्टेप हमने सेकंड में की तो सेकंड को ही करते हैं और इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर में आपको डिजाइन करके दे देगा। अच्छा, फिर इसमें हम डिजाइन में जाएंगे और कंप्लीट स्लैब डिजाइन, डिस्प्ले, फ्लेक्चर डिजाइन, ठीक है। तो अभी हम करते हैं स्ट्रिप बेस। तो आप देखें आपको स्ट्रिप बेस वो डिजाइन दे रहा है, ठीक है। इसमें आपको इस तरह फिर जब आप मूव करते हैं तो आपको एरिया ऑफ स्टील दिखाता है कि कौन सा है। आप लेयर बी में करना चाहें तो आप देखेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप अलोंग द स्ट्रिप्स फिर जो रिइंफोर्समेंट है वो भी देख सकते हैं, दोनों यूज हो सकती हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें फिर आप शेयर रिइंफोर्समेंट देखना चाहो वो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। आप फाइनाइट एलिमेंट में देखो तो आपको वो भी नजर आती है, शेयर रिइंफोर्समेंट की वैल्यूज भी आपको इसमें नजर आती है। बॉटम से आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को देख सकते हैं कि आपके पास क्या आ रही है। इसका हम फिर ये करते हैं कि एक्सेल शीट एक बनाते हैं, उसमें फिर इसको वैल्यूज को एंटर करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो डिजाइन बेस्ड वैल्यू है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये ई टैब्स में अगर आप करना चाहें तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट करें। हमारे पास जब मॉडल एनालिसिस हो जाए तो हम इसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं इन द शेप ऑफ स्टोरी एज सेफ V12 F2K फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप क्या करते हैं, अगर आपने टॉप मोस्ट फ्लोर एक्सपोर्ट करनी हो, सेकंड फ्लोर, तो आप करते हैं एक्सप्लोर फ्लोर लोड्स एंड लोड्स फ्रॉम अबव, ठीक है। इस तरह आप करके फिर लोड केसेस आप सेलेक्ट करते हैं, फिर आप उसके डिजाइन कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर इसी मॉडल को ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स के साथ और कुछ उसमें अपने बिल्ट इन स्टेप्स हैं, तो उसके साथ फिर आप सेफ में भी आप यही रिजल्ट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी आपस में इंटरकनेक्टिविटी है। और अगर आपने मॉडल को एक्सपोर्ट करना हो किसी और सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल आपने एक्सपोर्ट करना है रिविट में, तो आप इस स्ट्रक्चरल मॉडल को रिविट में लेके जाते हैं और वहां से फिर आप उसमें रिविट में आर्किटेक्चरल मॉडल को डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये IFC फाइल में आप करते हैं तो इससे भी आप रिविट में इसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको एज अ रिविट स्ट्रक्चर करेंगे तो आपको फिर CSI रिविट इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बगैर वो प्लग इन काम नहीं करता। और अगर आपने कैड में इसको एक्सपोर्ट करना है तो DXF या DWG में आप कर सकते हैं। और अगर आपने RCDC के लिए करना है तो एक्सेस में कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, अक्सर अब ये जो वर्जन है ये 21 है, आपके पास वर्जन 19 है फर्स्ट करें, तो आपके पास ये नहीं खुलेगा, ठीक है। उसके लिए क्या हम करते हैं, E2K इस फॉर्मेट में सेव करते हैं। इस फॉर्मेट में जब मैं इसको सेव करूंगा तो आप किसी भी वर्जन में ओपन करना चाहिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके आपस में इंटरचेंजेबिलिटी है, ठीक है। फिर इसका एक और प्लगइन है परफॉर्म 3D, उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। और CSI डिटेल जो आपने बात की उससे फिर आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा फाउंडेशन पे जाते हैं और वो जरा मॉडल करते हैं कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। ब्रेक रिकॉर्डिंग रिज्यूम हो गई। अच्छा, फुटिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम राफ्ट करेंगे। राफ्ट थोड़ा सा इजी है, बाकी भी आप कर सकते हैं। अब की ये फुटिंग का जो प्लान व्यू है ना उसका है, क्या चीज
नहीं, आपको जियोटेक रिपोर्ट से पता चलता है। सॉफ्टवेयर में तो आप इनपुट करते हैं ना, सॉफ्टवेयर तो आपका काम इजी कर रहा है, ठीक है। बाकी तो आपको ये पता चल जाता है कि आपने जो फाउंडेशन टाइप लगाई है वो ठीक है कि नहीं है, आपको वो अभी करते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक राफ्ट ड्रॉ करते हैं, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिफाइन में मटेरियल प्रॉपर्टीज, सॉरी सेक्शन प्रॉपर्टीज और स्लैब सेक्शन, हम इसमें ऐड करते हैं, ऐड न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। राफ्ट कर लेते हैं, कोई साइज ले, फॉर एग्जाम्पल 15 इंच लेते हैं, इसमें हम चेक करते हैं 15, ठीक है। इसको हमें करना है एज अ शेल थिक, ठीक है, और मॉडिफायर्स नहीं चेंज करना। इसको ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है, आप इस स्लैब को सिलेक्ट करें, 2 पॉइंट्स के दरमियान एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, ठीक है। आपकी सॉरी यहाँ पे ओपनिंग प्रॉपर्टी हमने ली है, तो ये जरूरी है कि इसको आप ठीक सेलेक्ट करें, राफ्ट, इसको आप ड्रैग करें, ये आपकी राफ्ट बन गई, ठीक है। लेकिन अब ये राफ्ट जो है ये कॉलम के सेंटर पे बनी है, एक्चुअल में तो ये बाहर होती है, जहां पे आपके पास एरिया रिस्ट्रिक्शन हो फिर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन अगर एरिया रिस्ट्रिक्शन ना हो तो इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रेच करना होता है। कैसे करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करें, एडिट में जाएं, एडिट शेल्स, यहाँ पे एक्सपेंड श्रिंक एरियाज, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, कितना, फॉर एग्जाम्पल 2 फीट 12.4 इंचेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंचेस लिखा हुआ है, अगर आपने यहाँ पे 2 लिख दिया आप कहेंगे कि एक्सटेंडिंग, लेकिन वो 2 इंच तो कुछ नहीं होता, तो ये आप लगाएंगे तो देखें आप ग्राफ एक्सटेंड हो गई, ठीक है। तो एक ये हम करते हैं इसमें, दूसरा इसमें हम असाइन करते हैं एरिया प्रॉपर्टी को। जब आपके पास राफ्ट फुटिंग हो या कोई भी शेल एलिमेंट हो जो फुटिंग के लिए, तो आप इसमें एरिया स्प्रिंग लगाते हैं। जब आपके पास पाइल फाउंडेशन हो फिर आप पॉइंट स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे असाइन और शेल, यहाँ पे एरिया स्प्रिंग्स, ठीक है। इसमें ये वो बेरिंग कैपेसिटी को एंटर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं बेरिंग कैपेसिटी को एंटर करता हूँ 1 TSF। अब इसकी अपनी वैल्यू होती है किप पर क्यूबिक इंच, इसको एक्सेल शीट की तरफ से हम बनाते हैं। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 0.015 ऑल 3 डायरेक्शंस में, ये हमने जो मॉडुलस ऑफ सब ग्रेडिएशन हमने पढ़ा होगा उससे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसमें ये प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं देखने को, और इसको हम कर देंगे कंप्रेशन ओनली, क्योंकि हमें कंप्रेशन में करना है, ठीक है। इसको ओके कर देंगे, तो इसको अब ये प्रॉपर्टी असाइन हो गई है और हम इसको अप्लाई करते हैं, तो ये इस पे ये बेरिंग कैपेसिटी की वैल्यू लग गई है इस राफ्ट पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखते हैं कुछ स्टेप मिस तो नहीं हो गया। अच्छा, ये कुछ थ्योरेटिकल वो है, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं अलॉय बेरिंग कैपेसिटी, क्यू अल्टीमेट डिवाइड बाय द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। और मैंने आपको बताया ना कि मॉडल जब आप करते हैं तो फॉर राफ्ट आप एरिया स्प्रिंग को मॉडल करेंगे, और जब पाइल होगी तो पॉइंट स्प्रिंग करेंगे, और जब आप उसके दरमियान बीम्स आप ऐड करेंगे किसी स्ट्रिप फुटिंग में, तो उसको फिर लाइन स्प्रिंग की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, ठीक है। और साइज ऑफ फुटिंग के लिए आप ये मैक्सिमम सर्विस लोड आपके पास जो सॉफ्टवेयर से निकला है वो आप ले, उसको आप फिर एरिया ऑफ अलॉय जो क्या है आपके पास अलॉय बेरिंग कैपेसिटी पे डिवाइड करें, आपके पास स्क्वायर रूट में आपके पास विड्थ आ जाएगी, उसको आप अंडर रूट लें तो आपको विड्थ मिल जाएगी, ठीक है। तो आप फिर वहां से डिफरेंट फुटिंग साइज को फिर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि अच्छा, वॉल फुटिंग के लिए जो लोड बेरिंग सिस्टम होता है उसकी थिकनेस नॉर्मली वेरी करती है 9 इंच से 15 इंच में, ठीक है। और अगर आपके पास 9 इंच की दीवार है तो टिपिकल 3 फुट 4 फीट उसकी विड्थ होती है, और अगर 4.5 इंच की है तो 2 फीट उसकी विड्थ होती है। आइसोलेटेड फुटिंग आप डिजाइन करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है, और उसको एज 2 वे स्लैब किया जाता है। कंबाइंड फुटिंग में एज अ 1 वे स्लैब किया जाता है, उसकी ये टिपिकल थिकनेस होती है। और जब
स्टोरीज मोर देन 3 हो तो उसमें हम विड्थ फिर बढ़ा देते हैं, 5 फीट कर देते हैं। ये दीज आर ऑल थंब रूल्स, ठीक है। आपको पता है फुटिंग साइज मतलब राफ फुटिंग क्या होती है, आइसोलेटेड क्या होती है, पता है या बता दूं? ठीक है, ओके, बता दूं? अच्छा, बता देता हूँ। एक तो मैंने रफ बना दी थी ना इसे, जो थ्रू आउट द एरिया को कवर कर रही है, ठीक है। एक आपके पास आइसोलेटेड फुटिंग होती है, इस तरह रेक्टेंगल्स डिफरेंट जो होते हैं, ठीक है। इसके दरमियान जो बीम्स होती हैं, अगर हम वो लगाते हैं, इसको हम स्ट्रैप बीम कहते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास इसको कंबाइन भी कहते हैं हम, ठीक है। फिर एक आपके पास स्ट्रिप फुटिंग होती है, ठीक है। फिर वो पूरी बिल्डिंग के अराउंड इस तरह आपकी स्ट्रिप चलती है, ठीक है। उसके ऊपर आपके सारे लोड बेयरिंग मेंबर्स उस पे रन करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग्स होती हैं। अच्छा, और पाइल आपको पता है कि जब नीचे आपको वर्टिकल कॉलम देते हैं बिलो द ग्राउंड लेवल, तो इसको पाइल कहते हैं, ठीक है। ये सर की कंडीशन है पाइल्स ये जो 3 टाइप्स ऑफ ये आपको ज्योटेक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से बड़ी अच्छी तरह पता चल जाती है, अगर आपके पास वो है। अगर वो नहीं है, फिर आपके पास बेयरिंग कैपेसिटी कम से कम होना चाहिए। अगर आप बेयरिंग कैपेसिटी के बगैर कोई डिजाइन कर रहे हैं, तो आप मतलब दिस इज बिल्कुल आप गलत काम कर रहे हैं। बेयरिंग कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है और उस प्रेमिसेस में कोई और बिल्डिंग बनी है, तो उसकी कम से कम आपके पास होनी चाहिए रिपोर्ट। विदाउट इट अगर आप कोई फाउंडेशन टाइप प्रपोज करते हैं, तो आपको कोई चैलेंज कर सकता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस। जी, हम्म, ये मैंने लिखा हुआ है ना कि फॉर 3 स्टोरीज, देखिए अभी लिखा हुआ है मैंने। देखिए इसमें तो हम डिफरेंट ट्रायल्स लगाएंगे, हमें रिजल्ट पता चल जाएगी कि वो पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा। अगर वो पंचिंग में फेल नहीं हो रहा, बेयरिंग प्रेशर में फेल नहीं हो रहा, ठीक है, और एरिया ऑफ स्टील उसका ठीक आ रहा है, कहीं पे और स्ट्रेस नहीं आ रहा, तो इट इज पासिंग। डिजाइन का तो मकसद ये होता है ना, हम कोई ट्रायल साइज लगाते हैं, उसको हम चेक करते हैं अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी से, हमें वो पता चल जाता है कि वो ठीक है कि नहीं है। हम जो कहते हैं ना कि इतने इंच की राफ्ट, वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे आपका बेयरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वो साइज ठीक आ रहा होता है, या वहाँ पे जो पंचिंग शियर है उसको वो पास कर रहा होता है, ठीक है। रिइंफोर्समेंट ओवर स्ट्रेस नहीं हो रही होती, तो इस वजह से। तो ये तो बेस्ड ऑन डिजाइन होता है, ठीक है। और ये तो जस्ट मैंने थंब रूल्स लगाए डिफरेंट, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड डिफरेंट चीजें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि टिपिकली इस तरह हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस तरह हो, और ये बेस करता है मतलब इस तरह पेशावर या इस्लामाबाद या लाहौर इस तरह की सिटी, आपके जीबी में जरूरी नहीं कि ये चीज इसी तरह हो, ठीक है। चेंज हो सकता है, लेकिन जस्ट एक आइडिया देने के लिए, ठीक है। तो टाइप ऑफ फाउंडेशन किस पे डिपेंड करता है? अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी पे, बिल्डिंग टाइप पे, कितने नंबर ऑफ स्टोरीज हैं, ठीक है, उसका प्लॉट एरिया क्या है, पंचिंग डिमांड क्या है, वाटर टेबल क्या है, टाइप ऑफ सरफेस क्या है, ठीक है। तो ये उसकी बाकी चीजें हैं, चलो इस पे बाद में आते हैं। अभी राफ्ट फुटिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे अच्छा इसकी मैशिंग करते हैं, ठीक है। एनालाइज में जाएंगे, ऑटोमेटिक मॉइस्ट सेटिंग फॉर फ्लोर्स, ठीक है। इसमें आप कोई भी साइज दे दे, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 फीट देता हूँ रेक्टेंगुलर मैश, और इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। और दोबारा हम करते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, फ्लोर्स, असाइन शेल, डायफ्राम्स, ठीक है। डायफ्राम आपने दोबारा असाइन करनी होती है, ठीक है। ये ना हो कि आप कहीं वही दफा कर ली तो नहीं है, आप दोबारा डिजाइन करें तो जरूरी है। देखिए इसमें आपको ये इस लेवल पे भी डायफ्राम पता चल गई है कि कहाँ पे आनी है, ठीक है। तो बाकी फ्लोर्स का भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिफाइन मास सोर्स से भी जाएं और उसको भी देख लेंगे अपडेट करने की जरूरत है कि नहीं है। तो ये आपकी ऑलरेडी है, तो उसकी जरूरत नहीं अपडेट करने की, ठीक है। और अभी क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं और मैश करते हैं इसको, ठीक है। ये हमने कर दिया था ऑलरेडी, सॉरी। अच्छा, क्लियर हो गया। फिर हम करते हैं एनालाइज चेक मॉडल, ठीक है। ये बता देगा कि ठीक है कि नहीं है।
अच्छा नोट है। अच्छा इसमें भी हम वो दोबारा वो स्टेप करेंगे सपोर्ट असाइनमेंट का। इसको हम सेलेक्ट करते हैं असाइन जॉइंट रिस्ट्रेंट्स और इसको फिक्स होना चाहिए, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये ओके कर देंगे। अच्छा आप एनालिसिस करेंगे पहले, फिर इसको डिजाइन करेंगे। इससे भी इस तरह वो जो स्ट्रिप्स है ना वो आप ऐड कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, एनालिसिस आ गई। ठीक है, अभी डिजाइन में जाते हैं, कंक्रीट स्लैब डिजाइन, सेलेक्ट स्टोरीज फॉर डिजाइन। हम बेस पे डिजाइन करते हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, डिजाइन कंक्रीट स्लैब डिजाइन। ठीक है, स्टार्ट डिजाइन। ठीक है, इसको हम अभी आगे पास जो बॉटम ड्राफ्ट है वो डिजाइन हो गई है। अभी हम जाते हैं इसमें और प्लान सेलेक्ट करते हैं और बेस सेलेक्ट करते हैं। तो आपके पास इस तरह की एक टेबल, इस तरह का इमेज शो हो रहा है। अच्छा इसमें डिजाइन डेटा में आप जाएं तो कंक्रीट स्लैब डिजाइन, सर ये साइड शो होगी क्या शो होगा? ये वाला, ये देखें आपके पास ऊपर देखें ना, रिबार शो कर रहे हैं ऊपर, देखें आपके पास टॉप रिबार शो कर रहे हैं। ठीक है, इसको आपकी इंटेंसिटी बता रहा है। और इस पे अगर आप राइट क्लिक से नहीं होगा, इस पे होगा शेल स्ट्रेसेस में आप जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास सर्विस लोड कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट जो स्ट्रेसेस आ रही हैं आप वो देख सकते हैं। ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मैक्सिमम मोमेंट्स पे जो आ रहे हैं वो देख सकते हैं। आप किसी और कॉम्बिनेशन में देखना चाहें आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। आपके पास कंट्रोल रेंज में भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें फिर देख सकते हैं। हमारे पास जो ज्यादा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है हम क्या देखते हैं, डिजाइन कंक्रीट स्लैब डिजाइन, डिस्प्ले, पंचिंग चेक। अब देखें उसमें आपके पास कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही थी। मैं 1 मिनट के लिए इसको बंद करता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। ठीक है, अभी क्लियर है। अच्छा देखिए इसमें आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 0.113 श्योर है। तो ये वैल्यू अगर आपके पास 1 से ज्यादा हो इट मींस ये पंचिंग में फेल हो रहा है। जो आपने बात की थी ना कि कैसे पता चलता है, इस तरह पता चलता है कि ये जो थिकनेस है ये पंचिंग को सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही। अभी इसको आपने डिटेल में अगर देखना हो तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, जस्ट लाइक फ्रेम्स। मुझे ये देखें पूरा ये डेटा शो हो रहा है। ACI 314 के मुताबिक जो पंचिंग शेयर चेक है और डिजाइन है वो हमें शो हो रहा है। ठीक है, वो क्या बता रहा है कि इफेक्टिव स्लैब थिकनेस क्या है, पंचिंग पैरामीटर क्या है। ठीक है, जो फार्मूलाज हम यूज करते हैं उसकी वो सारी कैलकुलेशन उसने दे दी है। पंचिंग शेयर रेशो क्या आ रही है, अगर ये ज्यादा होती है तो ये और स्ट्रेस होता है, फिर आपको सेक्शन पंचिंग को सेटिस्फाई करने के लिए आपको थिकनेस बढ़ानी पड़ती है। और अगर आपके पास बेरिंग कैपेसिटी का इशू आता है तो फिर आप विड्थ बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वो ना हो, विड्थ का इशू हो, मतलब आप ना बढ़ा सके, फिर आप इसमें इंटीरियर बीम देते हैं। ठीक है, ताकि वो उसको सेटिस्फाई कर सके। तो इस तरह आप किसी भी वैल्यू को देख सकते हैं। अभी आपको ये नजर आ रहा है कि पंचिंग की वैल्यू बहुत कम है, इट मींस के थिकनेस बहुत ज्यादा है अभी। ठीक है, आप वो थिकनेस को कम कर सकते हैं। फिर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन सी थिकनेस पे ये हमें गवर्न कर रहा है। ठीक है, ताकि ओवर डिजाइन आपका ना हो। इसी तरह डिस्प्ले में हम जाएंगे और यहाँ पे फोर्सेस स्ट्रेसेस डायग्राम, इसमें सॉइल प्रेशर। ठीक है, सॉइल प्रेशर अभी हम बेरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या वो इशू आ रहा है। तो इसको हम चेक करते हैं अंडर सर्विस लोड। ठीक है, और इस पे हम अप्लाई करते हैं। तो अभी आप देखें यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज आ रही हैं 6.63 जो कि बहुत कम है। इट मीन्स के ये जो आपकी बेरिंग कैपेसिटी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बल्कि ये हमने कॉम्बो में देखा था, हम अंडर लाइव लोड भी देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है,
तो ये आपका इसमें पता चल जाता है। अगर ये वैल्यू आपकी नॉर्मली ये जो वैल्यूज होती है ये पाउंड पर स्क्वायर फुट में होती है, और आपका 1 टन जो होता है वो 1 TSF होता है, वो 2000 पाउंड पर स्क्वायर फुट के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंगली आप फिर इसको देख सकते हैं, और इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते हैं। मतलब अगर ये आपको नेगेटिव में शो हो रही है, इट मीन्स के डाउन हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। तो इस तरह हम अपने बेरिंग कैपेसिटी को भी देख लेते हैं, ठीक है। और फिर हम इसमें वो भी देखते हैं, फ्लेक्चर डिजाइन भी देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हमने वो नहीं लगाया हुआ स्ट्रिप्स, तो हमें स्ट्रिप वाला डेटा नहीं शो हो रहा, हम फाइनाइट एलिमेंट डेटा को सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम अप्लाई करते हैं। तो पंचिंग एंड बेरिंग प्रेशर, जो अभी मैंने किया ना सॉइल प्रेशर का, मेन 2 चेक्स हैं इसमें, ठीक है। कि अगर पंचिंग में फेल हो रहा हो या आपका बेरिंग कैपेसिटी में फेल हो रहा हो, फिर आपको रिवाइज करना। बेरिंग का ये है कि मैं दोबारा करता हूँ, आप डिस्प्ले में जाएंगे, ठीक है। डिस्प्ले में फोर्स स्ट्रेस डायग्राम, इसमें है सॉइल प्रेशर, ठीक है। सॉइल प्रेशर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप सर्विस लोड कॉम्बिनेशंस पे इसको चेक करेंगे, ठीक है, और इसको अप्लाई करेंगे। आगे पास जो नीचे वैल्यूज आ रही है ना, दिस इज शोइंग द, अब इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव होगी, मिनिमम नेगेटिव होगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है। मिनिमम जो है अगर नेगेटिव में शो हो रही है तो आपने एब्सोल्यूट देखनी है, एब्सोल्यूट इसमें से जो ज्यादा आ रही है आपने वो वैल्यू उठानी है, नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ के। तो अगर वो आपकी, अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 टन स्क्वायर फुट बेरिंग कैपेसिटी आपकी, तो ये वैल्यूज होती है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप ऐसा यूनिट्स पे काम कर या अमेरिकन यूनिट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये वैल्यू होगी आपकी पाउंड पर स्क्वायर फुट में, ठीक है। तो 1 टन बराबर होता है 2000 पाउंड पर स्क्वायर फुट के। तो अगर उससे वो वैल्यू ज्यादा आ रही है, इट मींस कि वो फेल हो रहा है बेरिंग में, ठीक है। फिर आपको अपना जो फाउंडेशन है उसको फिर अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। आपकी अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी है 2000, ठीक है, 1 टन के लिए। ये आ रही है 2500, तो ज्यादा आ रही है, ये कम आनी चाहिए, डेफिनेटली फेल होगा, ये उससे कम आनी चाहिए। मतलब बेरिंग कैपेसिटी उसकी कम है, आप लोड ज्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए फिर क्या करेंगे आप, अगर आपका साइज ज्यादा है, साइज को कम करेंगे, लेकिन प्रोवाइड पंचिंग में फेल ना हो, या विड्थ बढ़ा देंगे ताकि वो बेरिंग प्रेशर को वो कर सकें। अब इसमें तो चूंकि राफ्ट फुटिंग है, तो इसमें तो इक्वल आपको है। अगर आपके पास आइसोलेटेड फुटिंग हो, उसको भी थोड़ा सा मैं कर देता हूँ कि वो कैसे आप बनाएंगे। इसमें और भी क्वेश्चन है राफ्ट में, आइसोलेटेड कैसे करते हो थोड़ा मैं बता देता हूँ फिर आप। अच्छा, इस चीज को आप सेफ में भी कर सकते हैं, यहाँ से डेटा को एक्सपोर्ट करके वहां पे भी इशारा कर सकते हैं। तो इसको हम अब बेस में हमारे पास ये था रॉ फुटिंग, ठीक है। अभी हमने आइसोलेटेड बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी स्लैब बना लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक स्लैब मैंने बना, मैं एक साइज मेरे पास है फॉर एग्जांपल 4x4 है या जो भी है, ठीक है। ये 4x4 है, ये बन गया मेरा साइज मॉडल। जो रेप्लिकेट का ऑप्शन था ना, वो उसको मैं फिर यहाँ पे एडिट रेप्लिकेट करूंगा, ठीक है। और उसको मैं फिर मूव करूंगा, और इसमें होता है डिलीट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल एक्स की तरफ मैंने मूव करना है, तो मैं इसको करता हूँ, अगर मैं इसको सेंटर में लाना है, ये 4 है, तो मैं इसको करता हूँ -2, ठीक है। और वर्टिकल में मैं इसको करता हूँ +2। तो आप देखें, ठीक है, वो सेंटर में आ गई, ठीक है। इस तरह अगर आपने इसको दूसरी तरफ करना है, तो इसको आप सेलेक्ट करें, ठीक है, एडिट में जाएंगे और रेप्लिकेट, ठीक है। अभी आपके पास ये पता है को 12 फीट पे है, तो ये सेंटर में अगर आएगा तो 4 फीट उसकी डायमेंशन है, तो 2 फीट माइनस करके, तो मैं इसको करूंगा वाई में 0 रखता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ कि 10 फीट में जाए। तो आप जब अप्लाई पे जाएंगे तो आप देखें, जब माउस को करीब लाएंगे तो आपको इस तरह एक इमेज शो हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये गलत है, तो मैं इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है। अभी भी कम है, तो मैं इसको करता हूँ 14, ये क्यों शो हो रहा है? ये 16 कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं क्यों, अच्छा वो, हाँ दोबारा करते हैं उसको, असल में डिलीट मैंने किया तो वो मसला आ रहा है।
डिलीट को आप हटाएं और प्रीवियस सिलेक्शन करें, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 12, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, 12 करता हूँ, ठीक है। अब ये ठीक आ रहा है। तो इस तरह आप डिफरेंट, फिर आपको दूसरे डायरेक्शन में रेप्लिकेट करना है, आप इन दोनों को सेलेक्ट करें और इसमें एडिट में जाएंगे, रेप्लिकेट, ठीक है। और इसमें अभी आपने y में मूव करना है, तो अभी देखें पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, तो x को आप 0 रखें और y को फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ -12, तो देखें आपके यहाँ पे भी रेप्लिकेट हो गया, ठीक है। इस तरह आप करते जाए तो सारे आपके ड्रॉ हो जाएंगे। अगर आपने स्ट्रिप फुटिंग को मॉडल करना है तो वो कैसे करते हैं वो फिर मैं बताता हूँ। स्ट्रिप फुटिंग फॉर एग्जाम्पल यही तरीका है, और आप यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाएं, ठीक है। कोई भी स्ट्रिप आपने बना ली है, उसको फिर आप रेप्लिकेट करें और ये डिलीट ओरिजिनल को सेलेक्ट करें, एडिट रेप्लिकेट, ठीक है, और डिलीट ओरिजिनल को करते हैं और इसको करते हैं जी फुटिंग सारी आपकी ठीक होगी, स्ट्रिप, राफ्ट, आइसोलेटेड सारी, ठीक है। मैं इसको करता हूँ 2 फीट, देखिए 2 फीट अब मैं मेरे सेंटर में आ गए, ठीक है। इसी तरह दूसरे डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप इजीली ई टैब्स में इसको मॉडल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपको सेफ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन काइंडली पूछें। दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन, आई होप समझ आई हो आपको। इस रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेते हैं। तो सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं, स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। अब रिटेनिंग वॉल अगर हमने बनानी है तो मैंने आपको बताया था कि आपने, अगर आपने बेस से बनानी है तो आप प्लेन पे आएंगे तो यहाँ से बनेगी, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, अभी वॉल शायद हमने डिफाइन नहीं की, वॉल सेक्शन, ठीक है। हम एक वॉल डिफाइन कर लेते हैं, कोई भी वॉल 12 इंच रख लेते हैं, ठीक है, शायद थिन रख लेते हैं, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे ये ऑप्शन, हाँ ये वो ऑप्शन है, ठीक है, ड्रॉ वॉल्स के ऑप्शन है। तो आप इसमें वॉल को इस तरह मॉडल कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपने बीम ड्रॉ की थी तो इस तरह आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आपको ये वॉल ड्रॉ हो जाती है। इसको हम 3D में देखते हैं तो 3D में आपको ये शो हो जाएगी, ये वॉल आपकी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं रोटेट करता हूँ, ये आपको वॉल शो हो रही है, ठीक है। यहाँ आपने आगे इसको एक्सटेंड करना है तो इस तरह आप 2 पॉइंट्स के दरमियान इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी दूसरे एंड पे बन गई। अगर आपने लेफ्ट वॉल को बनाना हो तो यहाँ पे ऑप्शन है ड्रॉ वॉल स्टैक्स, इसमें बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट साइजेस हैं तो वो आपको यहाँ पे कुछ बिल्ट इन यहाँ पे आपको शेप नजर आ रही है, ठीक है। आपने किसी भी शेप की वॉल अगर आपने बनानी हो तो वो आप टिपिकल इस तरह की लिफ्ट वॉल होती है, तो इसमें देखें आपको बाकायदा बता रहा है कि लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, थिकनेस क्या है, ओपनिंग क्या है, ठीक है। और ओपनिंग नॉर्मली आपकी विड्थ 4 फीट होती है अगर आपके पास बेड लिफ्ट हो, क्योंकि उसके 3.25 फुट उसका विड्थ होता है, तो वो उसमें अंदर आनी चाहिए, और हाइट उसकी 7 फीट होती है। इसको अगर आप जो ओपनिंग है डाउन की तरफ है ये वाली, मैं चाहता हूँ कि ऊपर की तरफ आ जाए, तो मैं इसको मिरर करूंगा तो ये ओपनिंग ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको जहाँ पे आपने प्लेस करना है तो आप इसको इस तरह प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी लिफ्ट इस तरह बन जाती है। फिर हमने यहाँ पे इसको प्लेन से 2nd फ्लोर तक किया था तो 2nd फ्लोर तक बन गई है। अगर आप इसको 1 फ्लोर तक करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिफ्ट हो गई, इस तरह लिफ्ट मॉडल की जाती है, ठीक है। तो ये इसका भी अच्छा खासा डिजाइन इसमें हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप लिफ्ट भी कर सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? मोड्स, ये आप मोडल एनालिसिस करते हैं ना, टिपिकल ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ फ्लोर्स मल्टीप्लाई बाय 3 हम करते हैं तो आपको नंबर ऑफ मोड्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसमें से आप देखते हैं कि पार्टिसिपेटिंग फैक्टर कौन से हैं। आपके पास एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, उसमें हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन कितनी है, रोटेशन कितनी है, थोड़ा सा डिटेल है। अगर मैं बताना शुरू करूँ तो आप शायद फिर वो जो कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। लेकिन मॉडल एनालिसिस आप देखो गूगल पे, आपको अच्छा खासा आर्टिकल मिल जाएगा।